और एंड पे जो है काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट वो है स्टीरियोकेमिस्ट्री कि जो रिजल्ट में हमारे पास जो प्रोडक्ट ये ना गिरता तो लेक्चर कैसे कंप्लीट होता। अच्छा, तो स्टीरियोकेमिस्ट्री जो है, अब ये तो दो चीजें ना, ये देखने में बड़ी सिंपल लगेगी, ये आपको ये बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए कि हमारे पास बहुत सारे एमकैट के अंदर ऐसे एमडी कैट के अंदर ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें हमें कहा जाता है कि मेजर प्रोडक्ट बताएं कौन सा होगा। तो मेजर प्रोडक्ट हमें डिटरमिन करने के लिए कंडीशन का पता होना चाहिए, ये कंडीशन कौन सी होगी। फॉर एग्जांपल अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है गुलाम नसूर और इस चैनल पे हम लोगों को फ्री में हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ यूएचएस का टॉपिक नंबर 3 और उसमें स्पेशली हम बात करने वाले हैं हेलो अल्केन्स या अल्काइल हैलाइड्स के बारे में। एंटीटेस्ट के टॉपिक्स होते हैं वो बहुत ही सिलेक्टिव होते हैं, जैसे कि अल्काइल हैलाइड है तो हमने इसको A to Z नहीं पढ़ना, इसमें कुछ चीज़ें स्किप होती हैं, तो कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, कुछ चीज़ें कम इंपॉर्टेंट होती हैं, कुछ थ्योरी होती है, कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो थ्योरी में ऑलमोस्ट सिर्फ हल्का सा ओवरव्यू देता हूँ, जबकि जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनके अंदर हम डीप डाइव करते हैं, अंदर तक घुस के हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या फिनोमेना टेक प्लेस कर रहा है। तो आज जैसे कि मैंने बताया कि हमारा टॉपिक है अल्काइल हैलाइड्स के ऊपर। अल्काइल हैलाइड हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि अल्काइल हैलाइड होता क्या है। जब भी R के साथ कोई कंपाउंड X अटैच हो तो इसे हम बोलेंगे अल्काइल हैलाइड। आज हम इसकी सिर्फ दो चीजें डिस्कस करेंगे, एक होंगे इसके यूजेस और एक होंगे इसके प्रॉपर्टीज। यूजेस में हम बहुत थोड़ा लेने में जाऊंगा क्योंकि ये एक थ्योरी है, लेकिन एक हल्का सा शॉर्टकट बता देता हूँ जिससे आपको एक हल्का सा जनरल सा ओवरव्यू, नॉट 100% बस द मोस्ट प्रोबेबल आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कंपाउंड की प्रॉपर्टीज किस तरह की होंगी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट एक्स ग्रुप इन द अल्काइल हैलाइड। तो इसको थोड़ा सा एग्जैजरेट करते हैं कि आगे हम क्या बात करने लगे हैं। इसमें हम सबको पता है कि एक्स का मतलब हो सकता है कि इसके अंदर फॉलोइंग स्पीशीज अटैच हो, जैसे कि फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है। तो ये चार कंपाउंड जब भी किसी अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच होकर इसके हम बोलेंगे अल्काइल हैलाइड। इसकी यूजेस में बात करें, कोई भी कंपाउंड ऐसा, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं क्लोरोफॉर्म CCl3 कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड एक्सेट्रा, इसमें 3 है, इसमें 4 है। क्लोरोफॉर्म का हमें पता है यूज क्या है कि एनेस्थेटिक्स के लिए यूज होता है, बहुत अच्छा सॉल्वेंट है। कार्बन टेट्राक्लोराइड भी बहुत अच्छा एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो मैं इसके यूजेस में बेसिक जो इसका डेली लाइफ में यूज है वो मैं बताता हूँ कैसे हमें डिस्कस करना है। जो फ्लोरीन होता है ये क्या होता है, इसकी कुछ एक प्रॉपर्टी है जो कि होती है नॉन फ्लेमेबल। तो कोई भी अल्काइल हैलाइड जिसमें एक फ्लोरीन एटम प्रेजेंट होगा तो वो उसकी क्या करेगा, कौन सा कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करेगा उसके अंदर, नॉन फ्लेमेबल, कि वो जलेगा नहीं, रेजिस्टेंट टू बर्निंग। और क्लोरीन अगर प्रेजेंट होगा तो ये क्या करेगा, उसको क्या करेगा, डिसइंफेक्टेंट या फिर एक आप कह सकते हैं एनेस्थेटिक्स के तौर पर यूज होता है। अब क्लोरीन का आपको हल्का सा आइडिया भी होगा कि वाटर प्योरिफिकेशन के अंदर हमने एक क्लोरीनेशन ऑफ वाटर के अंदर से हमने एक स्टेप पढ़ा था जिसमें क्या होता है कि वाटर को हम प्योर करते हैं। इसका मतलब है क्लोरीन जो होता है डिसइंफेक्टेंट भी होता है कि ये जर्म्स को किल करता है। आपने अक्सर देखा होगा स्विमिंग पूल्स के अंदर भी क्लोरीन ऐड किया जाता है ताकि उस पूल की क्या हो सके, क्लीनिंग हो सके। और एनेस्थेटिक्स का मतलब पता है जो बेहोशी और अद्वियात इस तरह की जो मेडिकल पर्पस में यूज होते हैं इस तरह, तो उनमें भी क्लोरीन का बहुत अच्छा यूज होता है। और उसके बाद है ब्रोमीन। तो जो ब्रोमीन होता है वो बेसिकली मॉलिक्यूलर मास को इंक्रीज करता है, क्योंकि पता है कि हमारे पास जो ब्रोमीन होता है ये एक बड़ा मॉलिक्यूल है, इसका मास ज्यादा होता है, तो ये क्या करता है, मॉलिक्यूलर जो मास होता है उसको इंक्रीज करता है, जो कि स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है बेसिकली मॉलिक्यूल की। और जब ये तीनों इकट्ठे होते हैं तो फिर ये आयोडीन का होना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हमें पता है कि बहुत सारे मेथड ऐसे हैं जो लिमिटेड है ड्यू टू द स्लो रिएक्शन ऑफ आयोडीन, की आयोडीन बहुत ही ज्यादा स्लो रिएक्ट करता है, इसलिए जिस तरह ये तीनों अटैच होते हैं इस तरह आयोडीन अटैच नहीं होता, इसके लिए हमें बहुत ज्यादा मेथड दूसरा अडॉप्ट करने पड़ते हैं। अब इसकी एग्जांपल में हमारे पास है टेफ्लॉन है, टेफ्लॉन के साथ हमारे पास क्लोरोफॉर्म है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, तो ये एक्सीलेंट सॉल्वेंट्स वगैरह तो है ही है। तो अब हम टेफ्लॉन का कुछ स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि वर्ड है हमारे पास टेफ्लॉन। तो टेफ्लॉन क्या चीज है, टेफ्लॉन हमारे पास कैसे प्रोड्यूस होता है कि टेफ्लॉन का पॉलीमराइजेशन फार्मूला है, फॉर एग्जांपल ये होता है एक अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड पे डबल बॉन्ड होता है और ये क्या होता है, अंडरगो पॉलीमराइजेशन, और ये जो डबल बॉन्ड है ये बाहर शिफ्ट हो जाता है, तो ये ब्रैकेट के बाहर चला जाएगा, CF2 सिंगल बॉन्ड CF2। और ये इसका कुछ यूज होता है कि नॉन स्टिक फ्राइंग पैन, बहुत इंपॉर्टेंट, ये एक बड़ा इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ये नॉन स्टिक फ्राइंग पैन या कुकिंग जिस तरह के होते हैं अप्लायंसेस या डिशेस इस तरह की बनाने के लिए यूज होता है। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जो कि प्रीवियस पेपर्स में पूछा गया है, उसका नाम है हेलोथेन। अब हेलोथेन क्या चीज है,
तो हेलोथेन बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, उसमें क्या होता है कार्बन, कार्बन, Cl, हाइड्रोजन, ब्रोमीन, फ्लोरीन। इसमें अगर आप देखें तो 3 तरह के अल्काइल हैलाइड्स प्रेजेंट हैं। एक है हमारे पास इसमें क्लोरीन, एक है हमारे पास ब्रोमीन और 3 है हमारे पास फ्लोरीन। और इसमें जो ये करैक्टर है ये किस चीज का रोल प्ले करेगा, आर ग्रुप का। ये है अल्काइल ग्रुप। तो ये हमारे पास एक क्या है अल्काइल हैलाइड, और इसके कुछ यूजेस इंपॉर्टेंट हैं जो कि पास्ट पेपर्स में बहुत ज्यादा पूछे जा चुके हैं। वो जो पहले आगे मैंने लिस्ट बना के दिखाई थी, तो इसमें एनेस्थेटिक जो करैक्टर होगा वो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्या होगा क्लोरीन, कि क्लोरीन की प्रेजेंस की वजह से ये मॉलिक्यूल क्या करेगा एनेस्थेटिक बिहेवियर शो करेगा। फ्लोरीन 3 है, ये क्या करेंगे इसकी फ्लेमेबिलिटी को खत्म कर देंगे, ये नॉन फ्लेमेबल कंपाउंड बन जाएगा। और ब्रोमीन क्या करेगा इसका मोलेकुलर वेट जो मोलेकुलर मास जो है उसको इंक्रीज कर देगा, जो क्या करेगा इसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा। तो कोई भी किसी भी तरह के एमसीक्यूज आ जाए, आपको मैंने जल्दी से ट्रेंड दे दिया, अगर आपको वो ट्रेंड समझ आ गया है तो आप किसी भी फार्मूला को देखते साथ ही समझ जाएंगे कि इसका मोस्ट प्रोबेबल यूज क्या होगा हमारी डेली लाइफ के अंदर। अब ये तो थे कुछ जनरल से इसके यूजेस जो कि बहुत ही ज्यादा इजी है, और इसका एक शॉर्टकट भी मैंने आपको बता दिया है। लेकिन अब जो कॉम्प्लेक्स चीज है वो इसकी है प्रॉपर्टीज। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज को अच्छी तरह डिस्कस करेंगे कि प्रॉपर्टीज क्या है हेलोअल्केन्स या अल्काइल हैलाइड्स की। आगे चलने से पहले मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि हेलोअल्केन्स जो है वो इसका आईयूपैक नेम है, और अल्काइल हैलाइड जो है वो उसका कॉमन नेम है। जब हम इसकी नेमिंग करेंगे तो फॉर एग्जांपल हम 2 ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोइथेन या इस तरह, क्योंकि ब्रोमीन या फिर अल्काइल हैलाइड का नेम क्या है पहले, तो ये पहले जब आएगा तो ये क्या होगा इसका आईयूपैक नेम, और ये क्या है इसका कॉमन नेम जो हम आम वर्डिंग में यूज करते हैं इस तरह से। अच्छा, तो अब हम इसकी यूज करने लगे हैं प्रॉपर्टीज। तो एक जनरल सा एक मासूमाना सवाल है मेरा कि जब भी कोई आपसे पूछे कि आपकी प्रॉपर्टी क्या है, मतलब कि आपकी खासियत क्या है, तो आप ये कहेंगे कि मैं ये भी कर लेता हूँ, मैं वो भी कर लेता हूँ, मैं ये भी, मैं एक्सेट्रा भी कर लेता हूँ, मैं उसमें भी अच्छा हूँ, मैं इसमें भी अच्छा हूँ, एक्सेट्रा। इसी तरह इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, अल्काइल हैलाइड की जो प्रॉपर्टी होगी वो होगी इसकी रिएक्शन, कि ये किस तरह के रिएक्शन देता है, इससे प्रोडक्ट क्या बनता है। बेसिकली कोई प्रोडक्ट बनाना हो तो उसके लिए रिएक्शन तो होगा, तो किस तरह की ये प्रोडक्ट बनाता है, ये क्या है इसकी प्रॉपर्टी। अब इसके जो रिएक्शंस है वो जनरलाइज्ड है 2 मेन टाइप्स के हैं। एक रिएक्शन कुछ इस तरह और एक होगा कुछ इस तरह। तो जो एक तरह के रिएक्शन जो ये अल्काइल हैलाइड देते हैं वो होते हैं सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, और एक तरह के जो रिएक्शन देते हैं वो होते हैं एलिमिनेशन रिएक्शंस। तो एक हमारे पास आ रहे हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एक है हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शन। अब हम दोनों को बड़ी अच्छी तरह डिस्कस करने लगे हैं, तो बड़ी सीट बेल्ट्स बांध लीजिए। अब इनके आगे मूव करते हैं कि हमें पता है कि SN रिएक्शन होते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो E रिएक्शन होते हैं हम इन्हें लिखते हैं एलिमिनेशन रिएक्शंस। इनके आगे से फर्दर 2 टाइप्स होती हैं, एक होते हैं SN1 रिएक्शंस, एक होते हैं SN2 रिएक्शन। और इस तरह एलिमिनेशन की आगे से 2 टाइप्स होती हैं हमारे पास, एक होती है E1 एलिमिनेशन और एक होते हैं हमारे पास E2 एलिमिनेशन। तो ये काइंड ऑफ रिएक्शंस जो है ये एक टेबल के साथ मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, बहुत ज्यादा इजी भी नहीं है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स टॉपिक भी है ये, अगर समझ ना आए तो। अब आगे जनरल बता दूं कि जब भी हेलोअल्केन्स इन दोनों में से रिएक्शन देंगे, कौन सा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो हमारे पास ये बनेगा, ये रिजल्ट करेगा फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्या अल्कोहल, कि हमारे पास अल्कोहल प्रोड्यूस होगी कब, जब SN1 और SN2 रिएक्शन देगा कौन, अल्काइल हैलाइड। और हमारे पास जब एलिमिनेशन रिएक्शन होगा तो हमारे पास प्रोड्यूस होगी अल्कीन, E1 हो या चाहे E2 हो। डिफरेंट कंडीशन की बेसिस के ऊपर डिफरेंट तरह के रिएक्शन होंगे, डिफरेंट रिएक्शन के बेस के ऊपर प्रोडक्ट की जो नेचर है वो चेंज हो सकती है। तो हमारे पास ये एक छोटा सा एक जिसे कहते हैं फ्लो शीट डायग्राम टाइप से है, ताकि आपको समझाऊं कि अल्कोहल कब बनेगा और अल्कीन कब बनेगा। इसे हम एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ये 2 तरह के होते हैं, क्यों 2 तरह के होते हैं ये भी हम आपको समझाएंगे। पेपर में किस तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है मैं भी आपको ये भी समझाता हूँ। अगर कोई नोट कर रहा है, वैसे हम कर तो नहीं रहा होता, लेकिन अगर कोई कर रहा है तो स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले ले, अदरवाइज आप नोट कर सकते हैं अपने टेक्स्ट बुक के ऊपर। फ्लो शीट डायग्राम से मैंने अभी आपको समझाया कि अल्काइल हैलाइड्स किस तरह के रिएक्शंस देते हैं। अब हम आगे चलते हैं। तो रिएक्शंस 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एक होते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की भी 4 टाइप्स, 4 और उससे भी ज्यादा टाइप्स होती है। एलिमिनेशन की भी ज्यादा टाइप्स होती हैं। इसमें हमारे पास SN1, SN2, SNI और SNAR
इसमें SN1 जो होता है वो होता है यूनिमोलिकुलर, SN2 बायोमोलिकुलर, SN1 इंट्रामोलिकुलर के मोलिक्यूल के अंदर ही जो भी टेक प्लेस हो रहा है, जो भी सब्स्टिट्यूशन हो रही है इलेक्ट्रोफाइल, जो भी सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल्स की हो रही है वो इंट्रामोलिकुलर के मोलिक्यूल के अंदर ही है, कोई एक्सटर्नल मोलिक्यूल इंक्लूडेड नहीं है। और उसके बाद लास्ट है हमारे पास SNAR जो कि है एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड वो थे जिसमें रिंग स्ट्रक्चर होता है। अगर अभी आपको एरोमेटिक कंपाउंड का स्कीम नहीं समझ आ रही तो पिछला लेक्चर अवेलेबल है यूट्यूब पे, आप जाकर सर्च कर सकते हैं या इसी के नीचे लिंक्स मिल जाएंगे। उसके बाद है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन में होते हैं E1 यूनिमोलिकुलर, E2 बायोमोलिकुलर और E1SB। CB मतलब क्या है, इसके अंदर E1 एलिमिनेशन के अंदर क्या होता है, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होती है। इसके अंदर कोई फॉर्मेशन नहीं होती। कार्बोकेटाइन की बहुत स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, बहुत स्पीड में होता है, जिसमें कार्बन एनाइन बनता है, इसलिए हम कहते हैं E1CB रिएक्शन। जितने भी अच्छा आपका जो सिलेबस में रिएक्शंस है वो है ये वाले, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो आज हम डिस्कस करेंगे सिर्फ इन रिएक्शंस को। इनके साथ आपस में कंपैरिजन भी करके दिखाऊंगा। कंपैरिजन से आपको इजी रहेगा, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। लेकिन पहले मैं बारी बारी चारों समझाऊंगा, फिर उनको आपस में रिजेंबल करके दिखाऊंगा कि कैसे ये जल्दी इजीली आप याद कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ, जो कि है प्रॉपर्टीज। और प्रॉपर्टीज हम देखेंगे इसकी रिएक्शंस। मैं आपको कोई भी एक स्टेप समझा रहा हूँ या कोई भी एक रिएक्शन समझा रहा हूँ तो मैं बेसिकली एम्फेसिस करूंगा इन 4 पॉइंट्स के ऊपर। इन 4 पॉइंट्स को क्लियर करूंगा तो आपको वो रिएक्शन सारा समझ आ जाएगा, रिएक्शन भी क्लियर हो जाएगा। इसमें सबसे पहला है कि मोलिकुलरिटी, कि हम क्यों कहते हैं कि यूनिमोलिकुलर है, बायोमोलिकुलर है या ट्राइमोलिकुलर है, जो भी है एक्सेट्रा। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, सिंपल रिएक्शन है, तो इसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। ऑर्डर कौन सा, इसमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है, इसको क्लियर करेंगे। तीसरा है रिएक्टिविटी ऑर्डर, तो किस तरह के अल्काइल हैलाइड किस तरह का रिएक्शन शो करेंगे, कितनी जल्दी शो करेंगे, क्यों जल्दी शो करेंगे, इस सब पे बात करेंगे। और एंड पे जो है काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट वो है स्टीरियोकेमिस्ट्री, कि जो रिजल्ट में हमारे पास जो प्रोडक्ट ये ना गिरता तो लेक्चर कैसे कंप्लीट होता। अच्छा, तो स्टीरियोकेमिस्ट्री जो है कि जो प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास वो किस तरह का होगा, उसकी नेचर क्या होगी, या वो इन्वर्टेड प्रोडक्ट होगा या फिर वो हमारे पास रिटेंटेड प्रोडक्ट होगा, कि रिटेंशन रहेगी या इन्वर्जन होगी। तो अब हम सारों में बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक समझने वाला है वो रिएक्टिविटी ऑर्डर से मुझे याद है कि हमें पता होना चाहिए ये 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, ये समझ आना चाहिए कि ये होता क्या है, बेसिकली चीज क्या है। ये मैं पहले समझा चुका हूँ बीटा एलिमिनेशन में, लेक्चर नंबर ऑलमोस्ट 2, यू जस्ट टॉपिक नंबर 2। आप वो लास्ट भी देखिएगा तो आपको समझ आ जाएगी। अब इसमें बात कर लेते हैं कि सेकेंडरी प्राइमरी हल्का सा जनरल सा छोटा सा चुना मुन्ना सा कवर भी देने लगा मैं आपको। वो कैसे कि अगर हमारे पास एक कार्बन है, इसके साथ एक R ग्रुप, फॉर एग्जांपल इसके साथ हमारे पास क्या है, एक X ग्रुप अटैच है, एक X ग्रुप क्या है, अटैच है। और अगर ये कार्बन डायरेक्टली किसी और कार्बन से अटैच हो या ना हो, फॉर एग्जांपल ये अभी किसी भी कार्बन से अटैच नहीं है, यहाँ पे सिर्फ क्या हाइड्रोजन अटैच है, फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, तो इसे हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी। इसमें 1 डिग्री का मतलब साइन होगा कि प्राइमरी कार्बन है, इसका मतलब है कि जो कार्बन है ये डायरेक्ट सिर्फ फंक्शनल ग्रुप से अटैच है, बाकी हाइड्रोजन है या डायरेक्टली सिर्फ एक कार्बन से अटैच हो सकती है। ये एक डायरेक्टली कार्बन है, या तो वो एक से अटैच हो या किसी से भी अटैच ना हो, तो हम बोलेंगे प्राइमरी। अगर दो के साथ अटैच हो जाए, मतलब इसकी भी आगे से वैलेंसी होगी, इसकी भी आगे से वैलेंसी, इसे हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी। फिर ये प्राइमरी नहीं रहेगा। और इसी तरह अगर हम तीसरा भी कार्बन रिप्लेस कर दें, उसकी अपनी वैलेंसी एक होगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे, टर्शियरी, और ये सेकेंडरी नहीं रहेगा। इसी तरह ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास सेकेंडरी, थर्ड, टर्शियरी और प्राइमरी का, कि जब भी कोई हाइड्रोजन अटैच हो तो जो कार्बन जिस कार्बन के साथ अटैच होगा उसे हम अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन की प्रॉपर्टीज क्या है, क्या वो अल्फा कार्बन आगे किसी कार्बन से अटैच है, हाँ तो फिर आगे चलेंगे, अगर नहीं तो वो प्राइमरी। अगर तो वो अटैच है तो फिर सेकेंडरी या टर्शियरी देखेंगे कितने नंबर ऑफ कार्बन के साथ वो डायरेक्टली अटैच है, इसे हम अल्फा कार्बन कहेंगे, इसे हम बीटा कार्बन कहेंगे। अल्काइल हैलाइड की प्रोडक्शन में ऑलरेडी थोड़ी सी पहले पढ़ा चुका हूं, तो आप पिछले लेक्चर की एक दफा गो थ्रू कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करने लगे हैं अपना, सबसे पहले जो हमारे पास है वो है SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन, इसका नाम है हमारे पास यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। अच्छा, अब ये यूनिमोलिकुलर क्यों होगी, हम उसकी मोलिकुलरिटी में बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सब्स्टिट्यूशन क्या होता है और एलिमिनेशन क्या होता है। लेक्चर थोड़ा सा एक्सटेंसिव होने वाला, ध्यान से समझिएगा। एक है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन, इसे हम कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन का साइन S से होता है, और न्यूक्लियोफाइल के सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करना। दूसरा है एलिमिनेशन, पहले भी समझा चुका हूं, पिछला ही आई होप सो टॉपिक था, चल जो भी था मैं एक दफा रिवाइज करवा देता हूं। ये कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल एक ये कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल ये दोनों आपस में खुश है, ये दो मॉलिक्यूल्स थे। अब इसमें सब्स्टिट्यूशन कब होगी, जब ये एक एक्सटर्नल स्पीशी आए
इस वाली स्पीशी को रिप्लेस कर दे और इसकी जगह एग्जैक्ट लग जाए, जिसे हम बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एलिमिनेशन क्या बोलेंगे कि फॉर एग्जांपल ये एक मॉलिक्यूल था, इसने इसको कहा कि नहीं तेरी मेरे साथ नहीं बन रही, निकल रहा है, तो इसने इसको क्या कर दिया, निकाल दिया, स्पीशी बाहर चलेगी, इसे हम क्या बोलेंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो SN1 रिएक्शन का मतलब ये है कि सब्स्टिट्यूशन है कौन सी, न्यूक्लियोफिलिक। इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल में से एक न्यूक्लियोफाइल निकलेगा ड्यू टू द अटैक ऑफ अनदर न्यूक्लियोफाइल। इसका मतलब है कि अगर फॉर एग्जांपल ये एक स्पीशी है, कार्बन के साथ कोई भी एक न्यूक्लियोफाइल अटैक है, न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है न्यूक्लियोफाइल शो करने के लिए NU लिखा है, तो एक एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल के अटैक से ये निकलेगा, या फिर पहले इसके निकलने से, मतलब सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि इस न्यूक्लियोफाइल की जगह कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल आकर ले रहा है, जिसे हम क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कौन सी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जिसमें एक न्यूक्लियोफाइल के निकलने से दूसरा न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, या एक न्यूक्लियोफाइल की जगह दूसरा न्यूक्लियोफाइल आकर उसको रिप्लेस कर रहा है। तो अब इसकी मोलेकुलरिटी पे बात कर लेते हैं कि मोलेकुलरिटी क्या होती है। एग्जांपल से हम सोल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कंपाउंड था ये CH3 CH3 और ये है X, ये है R, ठीक है, RCH3 और X, ये हमारे पास क्या है, एक अल्काइल हैलाइड, इसमें हमारे पास ये है एक अल्काइल ग्रुप और ये वाला है हमारे पास एक हैलाइड ग्रुप। अब इतना तो समझ आ गई, एक अल्काइल हैलाइड है, तो अब हमने इसका रिएक्शन करवाना है, मतलब कि क्योंकि ये मैकेनिज्म किसका है, इसके रिएक्शन का, तो हम इसका रिएक्शन करवाने लगे हैं विद वाटर H2O के साथ। तो अब होगा क्या, ये जो रिएक्शन है ये कुछ इस तरह से टेक प्लेस करेगा कि पहले इसके अंदर से क्या करेगा, X लीविंग ग्रुप क्या करेगा, लीव करेगा। लीव कर रहा है कैसे, CH3, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज प्लस, ये बाहर निकल गया तो X माइनस, या फिर लोन पेयर, क्योंकि हमें पता है कि न्यूक्लियोफाइल वो स्पीशी होती है जो कि न्यूक्लियस लविंग होती है, इलेक्ट्रॉन रिच होती है। इस पे पूरा टॉपिक आप दोबारा देख सकते हैं, आपको ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा। पहला स्टेप है इसका तरह। अब होता यह है कि पहला स्टेप जो है ये सब में सेम रहता है, सब में मतलब कि SN1 और E1 रिएक्शन के अंदर सबसे पहले एक एक करके समझ लेते हैं, फिर इनको मैं इकट्ठा करता हूं। तो SN1 जो रिएक्शन होता है उसमें सबसे पहले ये स्टेप होता है कि हमारे पास कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन है, इस स्पीशी को हम क्या बोलते हैं, कार्बोकैटायन। कार्बोकैटियोन नहीं बोलना है इसे, कार्बोकैटायन बोलते हैं इसे, कैटियोन भी बोलने को बोल सकते हैं यार, कार्बोकैटायन। और हमारे पास एक क्या है, न्यूक्लियोफाइल क्या हुआ है, एक लीव किया है या एक बना है एज अ रिजल्ट। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपको आगे समझाऊंगा कि ये देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये आपस में मिल भी सकते हैं, लेकिन इनको मिलने से हमने रोकना है। वो कैसे रोकना है वो मैं आगे बात करता हूँ। उसके बाद यह कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी। अब कार्बोकैटायन हमें पता है कि स्टेबिलिटी किस ऑर्डर में होती है, कार्बोकैटायन की टर्शियरी सबसे ज्यादा स्टेबल है, फिर उसके बाद सेकेंडरी है, फिर उसके बाद क्या है, प्राइमरी। तो अगर तो ये कौन सा कंपाउंड है, देखिए ये एक कार्बन है और ये कौन सा कार्बन है, ये सेकेंडरी कार्बन है। फॉर एग्जांपल देखिए ये एक फंक्शनल ग्रुप था, ये डायरेक्टली कार्बन के साथ अटैच है, जो आगे फर्दर दो कार्बन के साथ अटैच है, तो ये कौन सा है, सेकेंडरी कार्बन। अब ये स्टेबल है, लेकिन यहाँ पे क्या हो सकती है, हमारे पास रीअरेंजमेंट का एक फिनोमेना हो सकता है, या तो ये रीअरेंजमेंट करेगा आगे जाके, रीअरेंजमेंट स्पीशी इसलिए करती है ताकि खुद को ज्यादा स्टेबल कर सके। इसमें या तो हमारे पास ये टर्शरी में जा सकता है, या फिर इस तरह मतलब कि मोर स्टेबल, या फिर ये इसी में भी रह सकता है। अब अगले स्टेप में क्या होगा, हमारे पास जो दूसरा न्यूक्लियोफाइल था हमारे पास, जो कि था वाटर हमें पता है कि एक न्यूक्लियोफाइल क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर्स मौजूद है, ये रहे इसके लोन पेयर्स। अब ये क्या करेंगे, इसके जो लोन पेयर्स थे, ये क्या करेंगे, यहाँ पे जाकर अटैक करेंगे। तो यहाँ पे जो स्पीशी बनेगी वो कुछ इस तरह की होगी, जो कि है हमारे पास RCH, और यहाँ पे रहा ऑक्सीजन, और यहाँ पे रहा ये दो ऑक्सीजन के वाटर के मॉलिक्यूल, ये है CH3। अब चूंकि ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड बन रहे हैं, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर। अब बात ये है, अब हम फर्दर आगे से कंटिन्यू करेंगे कि एक अनदर स्पीशी आएगी, एक और वाटर का मॉलिक्यूल इसके अंदर आएगा, ये रहा एक और वाटर का मॉलिक्यूल इसके अंदर आया, और उसने यहां से जाकर इस हाइड्रोजन को कर लिया, स्नैच कर लिया। अब इसने स्नैच क्यों किया, या अपने इसने OH ग्रुप या पूरा का पूरा इसने वाटर मॉलिक्यूल अपना डोनेट क्यों किया, कि हमें अच्छी तरह पता है कि हमने बहुत पहले 11th क्लास में पढ़ा था कि वाटर इज एन एम्फोटेरिक स्पीशी। एम्फोटेरिक स्पीशी का मतलब ये होता है कि वाटर जो है वो एज अ बेस और एसिड दोनों एक्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। तो वाटर हमारे पास H प्लस OH नेगेटिव में आयोनाइज भी हो सकता है, और वाटर जो है वो एक H प्लस लेकर तो खुद को H
3O पॉजिटिव में भी कन्वर्ट कर सकता है। ये बात हमने अच्छी तरह पढ़ ली हुई है कि ये शो करता है कि ये क्या है, एम्फोटेरिक बिहेवियर है, क्योंकि यहाँ पे वाटर क्या कर रहा है, एज एन एसिड बिहेव कर रहा है, और यहाँ पे एज अ बेस क्योंकि ये हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, और यहाँ पे क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को डोनेट कर रहा है। तो आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट था कोई भी स्पीशी जो हाइड्रोजन डोनेट करेगी उसे हम बोलेंगे एसिड, और कोई भी स्पीशी जो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगी उसे हम बोलेंगे बेस। तो इस वाटर ने यहां से जाके हाइड्रोजन का कर लिया एक्सेप्ट, ये एज अ बेस काम कर रहा है, यहाँ पे इसने केवल हाइड्रोजन को स्नैच कर लिया, तो ये बन जाएगा H3O पॉजिटिव। यहाँ से ऑक्सीजन को ये चार्ज क्यों था, क्योंकि उसके ऊपर क्या था, एक लोन पेयर। बेसिकली हाइड्रोजन की एक्स्ट्रा तीसरे बॉन्ड की वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, जब वो तीसरा बॉन्ड टूट गया, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो हमारे पास क्या बना, CH3 और बन गया OH। तो ये क्या है हमारे पास, अल्काइल अल्कोहल, अल्कानॉल, बेसिकली अल्कोहल, क्योंकि इसमें हमारे पास अल्कानॉल या अल्कोहल एक चीज होती है, क्योंकि इसमें देखिए आप, ये है अल्काइल ग्रुप और ये है OH ग्रुप। OH ग्रुप किस चीज की प्रेजेंस की बताता है कि ये अल्कोहल ग्रुप की रिप्रेजेंटेशन है। तो ये हमारे पास कौन सी बनी है, नंबरिंग शुरू करेंगे अगर तो 1 2 3 दोनों साइड से कर ले, तो ये बनेगा 2 या फिर एक इथेन, अगर यहाँ पे कार्बन हो तो ये बनेगा प्रोपानोल, 2 प्रोपानोल। तो ये 2 प्रोपानोल बन गया हमारे पास। यहाँ पे कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्कस करने के लिए, वो यहाँ पे मैं पॉइंट छोड़ के आया था कि यहाँ पर, क्योंकि ये पहला स्टेप तो सबको समझ आया कि ये हाइड्रोजन, ये जो X है क्या है, एक लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप, क्योंकि इसने क्या करना है, लीव करना है मॉलिक्यूल को। पहली बात ये कि ये लीव क्यों करेगा, तो एक रीजन है ये कि ये लीव क्यों करेगा, दूसरा रीजन है ये, दूसरे इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये आपस में मिलकर दोबारा ये क्यों नहीं बना देते, क्योंकि ये रिएक्शन वापस भी तो जाना चाहिए, क्यों नहीं जाता, ये रिएक्शन वापस जाता है लेकिन बहुत थोड़ा जाता है, तो ये इसको तो जाना चाहिए, क्योंकि ये एक बड़ा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है और ये एक अच्छा पॉजिटिव चार्ज आया हुआ, तो इसको नेगेटिव चार्ज को अटैक करना चाहिए। हमें पता है कि न्यूक्लियोफाइल पॉजिटिव चार्ज का लवर है, आशिक है उसका, वो तो अटैक करेगा उसके ऊपर, लेकिन यहाँ पे तो अटैक हो नहीं रहा। तो यहाँ पे एक दो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ पे होता है सिलेक्शन ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट या रिएजेंट, एक ही चीज होती है, सॉल्वेंट या रिएजेंट। तो इस केस में हम सॉल्वेंट कौन सा यूज करते हैं या रिएजेंट कौन सा यूज करते हैं, वो होता है पोलर और प्रोटिक सॉल्वेंट। अब आप पूछोगे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है, पोलैरिटी हमें पता है क्या चीज होती है कि जब भी किसी स्पीशी के ऊपर पोल डेवलप होते हैं, फॉर एग्जांपल ये है x y, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, तो इसे हम बोलेंगे पोलर स्पीशी है। और प्रोटिक का मतलब यह है कि ये क्या कर सके, एक H+ आयन डोनेट कर सके या प्रोटॉन डोनेट कर सके बेसिकली, तो H+ को हम बेसिकली प्रोटॉन ही कहते हैं। अब क्या करते हैं, जब हम इसमें इस बेसिकली वाटर एज अ क्या है, सॉल्वेंट ऐड है, इसमें हमने वाटर को क्या किया हुआ है, एज अ सॉल्वेंट ऐड किया हुआ है। तो सबसे पहला जो मैंने इस पॉइंट लगाया था कि ये बॉन्ड टूटेगा क्यों, क्योंकि हमें पता है कि पोलैरिटी क्या होती है, जब ये मॉलिक्यूल क्या है, पार्शियली नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, क्यों, जब इसके पास क्या है, पोलर कंपाउंड। हमें पता है कि इंड्यूस्ड डाइपोल का एक फिनोमेना होता है कि जिसमें एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल था, फॉर एग्जांपल ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इसके पास एक ये चार्ज स्पीशी आ गई, ये प्लस चार्ज था, ये नेगेटिव चार्ज, और इसमें भी ये प्लस माइनस से कटे था, इसलिए ये जीरो चार्ज था। लेकिन जब इसके पास आने से इंटरेक्शन कुछ ऐसे हुई कि जो पॉजिटिव था वो इधर चला गया, क्योंकि ये रिपेल कर दिया, इसने अट्रैक्ट कर लिया, तो इसके ऊपर भी क्या होगा, पोल डेवलप हो गया, उल्टा पोल बन गया, ये ऐसे पोल बन गया ऐसे। इस स्पीशी के, ये देखिए ये स्पीशी तो सेम रही, लेकिन ये स्पीशी भी रही सेम नहीं रही, क्यों, इसलिए इसके ऊपर क्या कर दिया, एक पोल डेवलप कर दिया। जब हम एक पोलर सॉल्वेंट ऐड करेंगे तो वो क्या करेगा, इसके ऊपर एक पोल्स डेवलप कर देगा। जब वो पोल्स डेवलप करेगा तो हमें पता है कि जब जो उसके अंदर क्या है, सॉल्वेंट जो है वो इस बॉन्ड की ब्रेकिंग में बड़ी हेल्प करेगा, क्योंकि वाटर हो गया, एथेनॉल। अब एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट थी जो मैं बतानी भूल गया, वो है कि हम लिखते हैं MEOH या फिर ETOH, तो इसका मतलब होता है मेथनॉल, इसका मतलब होता है एथानॉल। तो आपने याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना कि ये क्या लिखा हुआ है। MEOH का मतलब होता है मेथनॉल और ETOH का मतलब होता है एथेनॉल, और इसमें हम वाटर एंड वाटर, तो इन तीनों में से कोई भी एक हम क्या कर सकते हैं, एज अ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज कर सकते हैं। हमें पता है कि जो अल्कोहल होता है ये भी किसी हद तक एसिडिक इन नेचर होता है, बहुत कम होता है, वाटर से भी कम होता है, लेकिन क्या होता है, एसिडिक जरूर होता है। ये क्या कर सकता है, इसका OH बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, इसका भी OH बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, ये H को डोनेट कर सकता है, ये H डोनेट कर सकता है, ये भी H डोनेट कर सकता है। तो पोलर सॉल्वेंट क्या करता है, सबसे पहला कि सबसे अच्छे जो पोलर सॉल्वेंट होते हैं वो एक डाई इलेक्ट्रिक होते हैं। फिजिक्स चैप्टर नंबर 9, फिजिक्स क्लास 9 में अगर हम कैपेसिटर वाला चैप्टर याद करें अपना, तो कैपेसिटर में हमने पढ़ा था कि दो प्लेट्स के दरमियान एक हम एक डाई इलेक्ट्रिक पुट कर रहे हैं। तो डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है,
डाइलेक्ट्रिक वो चीज जो करंट को फ्लो नहीं होने देता, या जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस को क्या कर देता है, वीक कर देता है। तो ये क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, अट्रैक्शन है। तो ये डाइलेक्ट्रिक की एज अ वाटर जो है या एथेनॉल जो है, जो मेथनॉल है, वो एज अ डाइलेक्ट्रिक काम करेगा। और इसके अंदर क्या करेगा, डाइलेक्ट्रिक का मतलब है कि इलेक्ट्रिसिटी को खत्म कर रहा है, इलेक्ट्रिक जो पोल्स बने हैं उनको क्या कर रहा है, आपस में तोड़ रहा है या वीक कर रहा है। तो उसकी वजह से क्या होगा, ये जो बॉन्ड होगा ये ब्रेक होगा और ये क्या करेगा, लीविंग ग्रुप लीव कर देगा। अब दूसरा पॉइंट ये था कि यहाँ पे ये वापस आपस में क्यों नहीं मिल गया। तो हमने दूसरी बात ये थी कि ये प्रोटिक होना चाहिए। प्रोटिक का मतलब यह है कि ये H पॉजिटिव आयन डोनेट कर सके। तो जैसे ही ये इसने न्यूक्लियोफाइल को निकाला, फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियोफाइल जैसे इसमें से निकला, इसको फौरन सराउंड कर लिया किसने, वाटर के मॉलिक्यूल ने। वाटर के मॉलिक्यूल ने कैसे सराउंड किया, सराउंड किया, ये देखेंगे इसमें नेगेटिव चार्ज है। तो वाटर में हमारे पास पता है कि कुछ स्ट्रक्चर इस तरह का होता है ऐसे, जिसमें पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव। अब इस पार्शियल पॉजिटिव के आपस में क्या होगी, इंटरेक्शन शुरू होगी। इस पार्शियल पॉजिटिव के साथ इंटरेक्शन शुरू होगी, इसके साथ यहाँ पर है ऑक्सीजन हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव, इसके साथ इंटरेक्शन शुरू होगी, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव इसके साथ, एंड इस तरह इसको कर लिया, सराउंड कर लिया। और एंड पे ये हमारे पास किस तरह रिलीज होगा, एज अ फॉर्म ऑफ HX की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा हमारे पास। कि हाइड्रोजन, अगर यहाँ पर क्या निकल रहा था, क्लोरीन था, तो हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाएगा HCl, अगर ब्रोमाइड था तो HBr बन जाएगा। इसी तरह ये रिलीज कर देगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं सॉल्वेशन। कि सॉल्वेट कर लिया, किसके, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स ने इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल को क्या कर लिया, सॉल्वेट कर लिया। उसके गिर्द 3D स्ट्रक्चर से, समझ लगे एक ना फुटबॉल सा बना दिया उसके गिर्द गिर्द, कि इसमें से निकल ना पाए। जब ये निकल जाएगा तो ये वापस रिएक्ट कर जाएगा। तो इसलिए इसको निकलने से रोकने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, पहली बात है पोलर, जो इसके यहाँ पे बॉन्ड तोड़ेगा। प्रोटिक सॉल्वेंट जो दूसरे स्टेप में इसकी हेल्प करेगा, जो कि इसको वापस आपस में मिलने नहीं देना। उसके बाद हमें पता है कि वाटर एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, बॉन्ड बनाएगा और ये वो सैन एक्सेट्रा। अब यहाँ पर हमने बात कर ली मोलेकुलरिटी की, रिएक्टिविटी ऑर्डर के हमने डिस्कस कर लिया कि टर्शियरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। नहीं, अभी हमने रिएक्टिविटी ऑर्डर डिस्कस किया, ऑर्डर डिस्कस करने लगे हम कि इस पूरे का ऑर्डर क्या होगा। तो हमें पता है कि रेट डिटरमिनिंग स्टेप जो होता है वो कौन सा स्टेप होता है, स्लोवर स्टेप। स्लोवर स्टेप किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो होगा वो होगा रेट डिटरमिनिंग स्टेप। कि उससे हम रेट डिटरमिन करते हैं कि रेट कैसा है, रेट स्लो, रेट मतलब रेट की वैल्यू हमें कैसे पता चलती है। तो ये जो स्टेप था हमारे पास, ये वाला, ये जो हमारे पास पहला स्टेप है, यहां से यहां तक, ये सारा ये है हमारे पास स्लोवर स्टेप। इस पूरे मॉलिक्यूल का, इस पूरे रिएक्शन का जो हमारे पास स्लोवर स्टेप है वो ये वाला है। इसमें हमारे पास क्या होगा, ये स्टेप हमें बताएगा रेट, और इसमें ये है रेट डिटरमिनिंग स्टेप, तुमका ये क्या है, स्लो है। जब हम रेट डिटरमिनिंग स्टेप के हमें रेट लिखते हैं, पता है रेट हमें क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और रेट एक ही चीज है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और रेट जो है, रेट बेसिकली एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। जब हमने एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया कि जब हम कंसंट्रेशन वाटर की बढ़ाई जा रहे हैं, तो इससे रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। जब हमने वाटर की कंसंट्रेशन या सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करना स्टार्ट किया, तो उससे क्या हुआ, वाटर की कंसंट्रेशन के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ। इसकी वजह से हमने कह दिया कि जो रिएक्शन है ये डिपेंड नहीं कर रहा किसकी, कंसंट्रेशन ऑफ बोलो हम लोग कैसे बोलेंगे, अच्छा, कंसंट्रेशन ऑफ किससे, सॉल्वेंट से। तो सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन से रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं कर रहा, तो उसे हम बोलेंगे क्या। अब देखें हमारे पास जो रेट था हमने एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया सिर्फ वैल्यू कौन सा, रिएक्टेंट के, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। हमने देखा कि हम यहाँ पर अगर न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन, या फिर न्यूक्लियोफाइल का मतलब है ये जो सॉल्वेंट हमने यूज किया, इसमें वाटर हमने एज अ न्यूक्लियोफाइल यूज किया था, उसकी कंसंट्रेशन को बढ़ाई जाए तो इसका इफेक्ट जीरो रहता है। इसके इफेक्ट बढ़ाने या घटाने से रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन का इफेक्ट कहां से पड़ रहा है, रिएक्टेंट की वैल्यू को बढ़ाने या कम करने से। तो ये चीज को हम इंक्लूड नहीं करते, और इस चीज को हम लिखते हैं कि रेट जो रिएक्शन होता है वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड कर रहा है किसकी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर। तो चूंकि इसकी पावर क्या है 1, जैसे हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इस तरह के रिएक्शन को हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जिसमें सिर्फ क्या होता है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर क्या होता है, डिपेंड कर रहा होता है। अब E1 रिएक्शन भी जो है, अब हमने यहाँ पे SN1 रिएक्शन कर लिया, ये वाला SN1 रिएक्शन हमारा हो चुका है। अब हमने SN2 करना है, और ये आपको बता दूं कि SN1 और E1 मैकेनिज्म काइंड ऑफ सेम है, SN2 और E2 का मैकेनिज्म काइंड ऑफ सेम है। पहले SN1 हमने कर लिया, अब SN2 समझाऊंगा तो आपको मिनट में चुटकियों में E1 और E2 भी समझ आ जाएगा। लेकिन इससे पहले हम क्या करते हैं, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री, हमने ऑर्डर की बात कर ली, हमने रेट की बात कर ली, ऑर्डर हो गया, मोलेकुलरिटी हो गया, रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात कर लेते हैं SN1 रिएक्शन के केस में। तो SN1 रिएक्शन में हमें पता है कि क्या है, पहले स्टेप के अंदर क्या हो रहा होता है, फॉर एग्जांपल
ये हमारे पास वही मॉलिक्यूल है RCH3, ठीक हो गया। ये है हमारे पास एक मॉलिक्यूल, और इसने क्या करना है, सबसे पहले स्टेप पे इसने एक्स ने क्या करना है, लीव करना है। और आगे जो हमारे पास प्रोडक्शन बननी है वो होना है कार्बोकेटाइन। अच्छा, अब कार्बोकेटाइन की क्या होनी है, फॉर्मेशन होनी है। तो वो टर्शियरी कार्बन की सबसे ज्यादा स्टेबल है, सेकेंडरी उसके बाद है, प्राइमरी उसके बाद है मिथाइल, जिसमें कोई भी नहीं होता। मिथाइल कार्बोकेटाइन सबसे लीस्ट स्टेबल है। तो अगर हम बात करें तो अगर तो टर्शियरी कार्बन होगा तो वो रीअरेंजमेंट शो नहीं करेगा, वो ऑलरेडी स्टेबल है तो वो क्या करेगा, डायरेक्ट आगे मूव कर देगा। लेकिन अगर तो सेकेंडरी है तो वो कोशिश करेगा खुद को ज्यादा स्टेबल करने की, और चांसेस है कि वो टर्शियरी में खुद को कन्वर्ट करे। और प्राइमरी है तो वो सेकेंडरी में या सेकेंडरी में कन्वर्ट कर सकता है, मिथाइल है तो वो ऐसे ही सेम समझिए। तो रेट ऑफ रिएक्शन ये है कि टर्शियरी का रिएक्शन सबसे तेज होगा, सेकेंडरी का, फिर उसके बाद क्या है प्राइमरी का, उसके बाद क्या मिथाइल का। ये रिएक्शन है रेट ऑफ रिएक्शन फॉर द SN1 रिएक्शन। कि SN1 रिएक्शन का अभी मैं आपको E1 के साथ कंपेयर करके बताऊंगा तो और इजी हो जाएगा। SN1 रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो टर्शियरी सबसे ज्यादा, फिर सेकेंडरी है, फिर प्राइमरी है, फिर क्या है मिथाइल ग्रुप है। उसके बाद इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री अगर हम देखें तो हमने कहा कि यहाँ पे हमें बताया कि सेकंड स्टेप के अंदर कार्बोकेटाइन जब बनता है तो उसमें क्या होती है, रीअरेंजमेंट हो सकती है, रीअरेंजमेंट हो सकती है। रीअरेंजमेंट जब हो सकती है तो हमारे पास क्या हो सकता है, 50% रिटेंशन हो सकती है, 50% इन्वर्जन हो सकती है। क्योंकि अगर तो रीअरेंजमेंट होगी तो क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर सारा चेंज हो जाएगा, तो इन्वर्ट हो जाएगा मॉलिक्यूल। रिटेंशन रहेगी तो फिर कैसे रहेगी, फॉर एग्जांपल ये देखिए जब हमने मॉलिक्यूल बनाया कार्बोकेटाइन बना, फॉर एग्जांपल ये रहा कार्बोकेटाइन का स्ट्रक्चर, ये है कार्बोकेटाइन। ये कौन सा कार्बोकेटाइन है, टर्शियरी कार्बोकेटाइन है। इसमें यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, और यहाँ पर भी कार्बन है। अब ये सारे क्या है, प्लेनर स्ट्रक्चर है। क्या आप इसको एक ही प्लेन में रख के क्या करेंगे, काट सकते हैं। ये प्लेनर स्ट्रक्चर है, इसे ट्रायंगुलर प्लेनर कहते हैं। और ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन देगा यहाँ पर, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से ये क्या प्लेनर हो जाएगा। अब सीन कुछ ऐसा है कि यहाँ पर तो देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर मैं इसको ना रिमूव करूँ तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3, जहाँ पे क्या लगा हुआ था, एक x ग्रुप, ठीक है। ऐसे ही था ना भाई, ये देखें इसका स्ट्रक्चर था कुछ इस तरह, यहाँ पे x ग्रुप है, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे तीसरा कार्बन। इसको मैंने इस तरह बना के दिखा दिया आपको, बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री। अब जब इसने लीव किया मतलब कि लीव नहीं किया, सिर्फ क्या हुआ, बॉन्ड ब्रेक हो गया। यहाँ पर ये भी है, ये पॉजिटिव चार्ज आ गई, ये sp3 से sp2 हो गई, ज्योमेट्री होगी 120 डिग्री, ठीक होगा, 120 डिग्री ज्योमेट्री होगी। अब ये है कि अटैक ऑफ इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल, मतलब OH ग्रुप ने लगना है, क्योंकि वो वाला न्यूक्लियोफाइल तो वही है। तो OH ग्रुप जब यहाँ पे लगेगा तो यहाँ पे क्या चीज उसको मिलेगी, पहले का मौजूद X-। अब ये बात बिल्कुल ठीक है कि उसको सॉल्वेट कर लिया गया है सॉल्यूशन की तरफ से, कि मैंने आपको पहले बताया कि सॉल्वेंट का फिनोमेना ये था कि सॉल्वेंट में कर लेता है, उसको इर्द गिर्द से कवर अप कर लेता है, घेर लेता है। लेकिन है तो भी स्टिल यही, तो ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव, आपस में क्या करेगा, एक्सट्रीम रिपल्शन हो सकती है। तो इसमें जो केस हो सकता है, या तो यहाँ पर आकर लग सकता है, या तो यहाँ पे आकर लग सकता है। जो पहले मैंने बात की उसको अभी थोड़ी देर के लिए साइड पे करते हैं। तो जो अगर ऊपर भी लगेगा तो नीचे लगे, अगर तो ऊपर लगेगा तो फिर वही वाली ज्योमेट्री बन जाएगी जो पहले थी, अगर तो नीचे लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लेकिन प्रोबेबिलिटी हम समझते हैं कि 50-50 है, कि 50-50 हो सकता है। 50% है कि ऊपर लग जाए, 50%। अभी x वाले माइनस को भूल जाएंगे कि यहाँ पे x माइनस नहीं है, 50-50 होगी। तो हम अक्सर लिखते हैं कि इसकी 50% क्या होगी, प्रॉपर्टी होगी इन्वर्जन, 50% होगी इन्वर्जन और 50 होगी रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब है रिटेन करेगा अपनी पिछली ही ज्योमेट्री, पिछली ही जगह को, और इन्वर्जन है कि उसके उलट में आगे लग जाएगा। अब यहाँ पे होता ये है कि 50-50 अक्सर में असल में नहीं होता कभी ये कि 50-50, ये तो आगे एडवांस वाली बात है, लेकिन आपने याद ये रखना है कि 50-50 कॉन्फ़िगरेशन होती है। इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री बता रहा हूँ आपको। स्टीरियोकेमिस्ट्री में क्या होता है कि जो प्रोडक्ट बनेगा वो किस तरह का होगा, तो इन्वर्टेड या रिटेंटेड, रिटेंशन रहेगी या इन्वर्जन हो जाएगी। तो दोनों 50-50 चांसेस हमें लगता है कि 50-50 होंगे, लेकिन जब हम एडवांस स्टडीज पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि इन्वर्टेड प्रोडक्ट हमेशा ज्यादा होता है, रिटेंटेड प्रोडक्ट हमेशा कम होता है। वो अभी इसलिए क्योंकि मैंने आपको समझाया कि अगर यहाँ पे x माइनस है, चाहे सॉल्वेटेड है, लेकिन यहाँ पे तो है तो उसका किसी ना किसी हद तक इफेक्ट रहेगा। नया उसका साथ छूटा है अभी कार्बन के साथ, तो वो रिएक्टिव होगा, कार्बन भी थोड़ा सा उस जगह पे बिहेव करने से। यहाँ पे पता है कि p ऑर्बिटल था, अब p ऑर्बिटल के ऊपर भी लग सकता है, नीचे भी जाके लग सकता है, तो ये दोनों प्लेसेस अवेलेबल है। लेकिन ज्यादा कहाँ लगता है, हमने जो एक्सपेरिमेंटली वैल्यू देखी हुई थी, नीचे जाकर रहेगा, तो इन्वर्टेड प्रोडक्ट क्या होगा, ज्यादा बनेगा। तो इसकी हमारे पास स्टीरियोकेमिस्ट्री जो लिखने की हद तक होगी, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट तक समझाया, लिखेंगे हम क्या कि 50% क्या होगी इन्वर्जन और 50% क्या होगी रिटेंशन। हालांकि इन्वर्जन जो होती है वो ज्यादा होती है। अब ये तो मैंने सारा क्लियर कर दिया। अब हम चलेंगे SN2 रिएक्शन की तरफ, और आगे उसके बाद मैं आपको E1 और E2 के साथ कंपेयर करके बताता हूँ कि बड़ा इजी हो जाएगा। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बताना भूल गया हूँ वो ये था कि सबसे पहले मैंने बात की कि जो SN1 है वो क्या है, यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन।
अब आप कहेंगे कि यार मैंने इतने सारे मॉलिक्यूल बना दिए, बोर्ड सारा गंदा हो गया, काला हो गया, समझ नहीं आ रही थी क्या लिखा, और आप कह रहे हैं कि एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व था। तो ऐसी बात नहीं है। यूनिमोलिकुलर इसलिए नहीं लिखा हुआ कि ये एक मॉलिक्यूल पूरे रिएक्शन में इन्वॉल्व है। एक रिएक्शन, एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व किसमें है? रेट डिटरमिनिंग स्टेप के अंदर। कि जो स्लोवेस्ट स्टेप था वो क्या था? रेट डिटरमिनिंग स्टेप। और जो रेट था वो किस पे डिपेंड कर रहा था? सिर्फ रिएक्टेंट के ऊपर, सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल के ऊपर। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियोफाइल में कोई इफेक्ट नहीं हो रहा था, इसका इफेक्ट नहीं था। तो चूंकि ये एक ही मॉलिक्यूल के ऊपर रेट डिपेंड कर रहा है, स्लोवेस्ट स्टेप के अंदर एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्वड है जो कि रेट डिटरमिन करेगा, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? यूनिमोलेक्युलर रिएक्शन। अब आगे चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ। जो टॉपिक नहीं है उसका दूसरा पार्ट है वो है SN2 रिएक्शन। छोड़ छोड़ के मत देखना यार, ग्राफ सारा यूं वैसे zigzag हो जाता है। तो अब दूसरा है हमारे पास टॉपिक जो है SN2 रिएक्शन। इसे हम बोलते हैं बायमोलिकुलर रिएक्शन। बायमोलेक्युलर, मोलिकुलर भी कह सकते हो, लेकिन जरा पढ़े लिखे फील होने के लिए मोलेक्युलर बोला करो। अगले में रो बैठता नहीं है, वैसे ही लगा रहा हूं क्या सेम स्टेप पे हमारे पास। इसमें हम क्या कर रहे हैं? जो पिछला था हमने SN1 की, यहाँ पे एक छोटी सी बात लिख दूं। SN1 ने क्या कहा था? सॉल्वेंट यूज हो रहा है, पोलर है और है प्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक हो गया? यहाँ पे मैंने एक चीज लिख दी कि SN1 जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, मतलब इसमें हम यूज क्या कर देंगे? पोलर और प्रोटिक सॉल्वेंट। अब SN2 की रिएक्शन की हम बात करने लगे हैं, तो हम बात करेंगे इसके पोलर बायमोलिकुलर रिएक्शन के ऊपर। हमारे पास वही स्पीशी है R CH, नीचे X लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है CH3। यहाँ पे होता क्या है? इसमें X लीव नहीं करता। यहाँ पे होता कुछ ऐसा है कि ये X पहले लीव करता है, लेकिन जैसे ही लीव करता है यहाँ पे होता कुछ ऐसा। बेसिकली इसका अगर हम नेक्स्ट स्टेप देखेंगे हो क्या रहा है इसके अंदर, तो एग्जांपल मैं यहाँ पे OH की बात कर रहा हूँ, OH सेम चीज है, वही सारा कुछ वैसे ही था। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं? OH हमने लिया हुआ है, या फिर वाटर की बात कर ले, वाटर की बात नहीं करते हम, OH हमने लिया हुआ है इसमें। तो जो हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है वो कैसे बन रहा है कि R है, CH है, CH3 सब कुछ सेम है। ये बॉन्ड जैसे ही बन रहा है ये बॉन्ड वैसे ही टूट भी रहा है। ये बात है, सब कुछ वैसे था, सब कुछ वैसे था, डिट्टो वैसे था। देखिए OH ग्रुप अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल वही है, मॉलिक्यूल वही है, लेकिन पहले SN1 में तो क्या हुआ? पहले स्टेप में वो X निकला, फिर दूसरे स्टेप में रिएक्शन हुआ, फिर रीअरेंजमेंट हुई, फिर ये क्या हुआ? तो एक स्टेप में ही हो गया। कर अभी मैं समझाता हूँ, आगे भाग नहीं रहा इधर। इससे हम बोलेंगे ट्रांजिशन स्टेट। कौन सी स्टेट? ट्रांजिशन स्टेट। तो ट्रांजिशन कहते हैं किसी भी चेंज स्टेट को चेंज होने के जो बीच में चीज आती है उसे हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। तो अब इसको ट्रांजिशन स्टेट बोलेंगे क्योंकि देखिए इसमें एक ये बॉन्ड क्या हो रहा है? बन रहा है, और ये क्या हो रहा है? बॉन्ड टूट रहा है, मतलब कि ये लीव कर रहा है। अब ये हुआ कैसे? अब बेसिकली अगले स्टेप में देखते होता है क्या अगले स्टेप में ये क्या होगा? ये निकल जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, तो ये हमारे पास बनेगा RCH OH CH3। ये बन गया, सिंपल था, कुछ भी नहीं किया इसमें हमने, इतना ज्यादा बोर्ड भी काला नहीं किया, ऐसे दड़ल दड़ल और था वो हमारे पास प्रोडक्ट भी आ गई। इसमें हमने चेंजिंग क्या की? ऐसी क्या चीज? अभी देखिए, अभी सिर्फ समझना है हमने मैकेनिज्म को, और एंड पे जब मैं चार को कंपेयर करूंगा ना एक ही वीडियो, एक ही मतलब जगह के ऊपर, तो आपको समझ आएगा कि अच्छा ये इतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं था। हमने क्या किया कि X को निकाला, लेकिन निकालते साथ ही हमने OH डाला। तो हुआ ये कि हमने इसमें जो सॉल्वेंट, इसमें भी बेसिकली ज्यादातर क्या सॉल्वेंट का रोल था। क्या बहुत सारे पिछले भी रिएक्शन में भी ऐसा ही हुआ, क्या तो जो दो मेन कंसर्न थे उसका भी आंसर कहां था? सॉल्वेंट में छुपा हुआ था। तो यहाँ पर भी क्या हुआ? सॉल्वेंट में इसका आंसर छुपा हुआ है। कि सॉल्वेंट में हम कौन सा सॉल्वेंट ले रहे हैं? पोलर और एप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर और एप्रोटिक सॉल्वेंट। और इसमें हमारे पास क्या होता है? एक रिलेटिवली वीक न्यूक्लियोफाइल होता है SN1 रिएक्शन के अंदर। अब यहाँ पे हमने क्या लिया? एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लिया, और दूसरा हमने लिया क्या लिया? पोलर और एप्रोटिक सॉल्वेंट। अब ये क्या बात हुई कि OH यहाँ पे भी OH था, पिछले पे भी OH था, तो ये स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया? पिछला वीक कैसे था? देखिए पिछला जो OH आया था वो था वाटर से, अभी जो OH आया है ये है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, या इस तरह। तो हमें पता है कि ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होती है? एक बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल होती है, हमें पता है कि कौन सी बेस कितनी अच्छी है, ये डिपेंड करता है वो कितनी जल्दी निकाल के फेंकती है अपना OH। कोई एसिड कितना अच्छा एसिड है वो पता चलता है तब जब वो अपना H ग्रुप कितनी जल्दी उठा के बाहर फेंकता है, कितनी जल्दी एसिड निकाल देता है अपने मॉलिक्यूल में से। तो जितनी जल्दी ये निकालेगा उतनी अच्छा क्या होगा? ये बेस, और ये बहुत अच्छी बेस होता है। तो ये हमारे पास K+ और OH नेगेटिव में क्या होगा? कन्वर्ट करके। अब ये बहुत अच्छा क्या है? बेस है। अब इसने जिस प्रेशर से OH रिलीज किया उस प्रेशर से वाटर ने रिलीज नहीं किया था, तो ये क्या बन गया? एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। क्योंकि ये एक था कि इसने एक ऐसा रिएक्शन, मतलब कि इतनी जाके उसने स्पीड से हुआ। बेसिकली क्या है यहाँ पे?
यहाँ पे एक समराइज करने के लिए चीज बताऊं, पहले स्टेप पे क्या होता था कि वो जो था न्यूक्लियोफाइल वो वीक था, वो पहले वेट करता था कि यार ये निकले तो फिर मैं जाऊं, कि पहले ये निकले, जगह बने, कार्बोकेटाइन बने, इस पॉजिटिव के साथ मैं अट्रैक्ट हूं और मैं फिर जाऊं। लेकिन ये जो है ये एक बड़ा रिएक्टिव स्पीशी है, ये एक स्पीशी रिएक्टिव है। ये क्या करेगी, ये इसके निकलने का वेट नहीं करती है, कहती है तू निकल भावे ना निकल। लेकिन एट द सेम टाइम मैंने बताया था कि जो पोलर होते हैं सॉल्वेंट्स वो क्या करते हैं, वो इसका ये बॉन्ड क्या कर देते हैं, वीक कर देते हैं। अब जब वीक कर देगा तो ये ऑलरेडी लीविंग के करीब होगा, तो ये लीव कर ही रहा होता है, तो इसका वो वेट नहीं करता, वो एच ग्रुप डायरेक्ट करके उसके ऊपर क्या कर देता है, अटैक कर देता है। तो अटैक करने के साथ ये बॉन्ड बन रहा है, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। अब यहाँ पे हुआ ये कि इस एक्स स्टेट के अंदर क्या हुआ, एक्स स्टेट के अंदर ये तो बना, साथ में क्या बना, एक्स नेगेटिव। अब हमने यहाँ पे लिया हुआ एप्रोटिक सॉल्वेंट। एप्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब जो प्रोटॉन डोनेट नहीं कर सकता, फॉर एग्जांपल ये प्रोटॉन डोनेट नहीं कर सकता, इसमें H प्लस है ही नहीं। H प्लस जब है ही नहीं तो ये डोनेट क्या करेगा, कुछ भी नहीं। तो हमारे पास स्पीशी क्या बची, K प्लस। ये जो X है ये किसके साथ रिएक्ट कर देगा, K प्लस के साथ, ये दोनों आपस में क्या मिलकर बना देंगे, KX, पोटेशियम हैलाइड, मतलब कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मतलब जैसे कि हमारे पास आ सकता है KBr, ब्रोमीन अगर निकला, KCl, सॉल्ट बन गया हमारे पास, KBr ये सॉल्ट बन गया। तो सॉल्ट बनता है इसके अंदर, क्यों, क्योंकि ये एक ही स्टेप में रिएक्शन मैकेनिज्म होता है, और फर्क दोनों में सिर्फ ये है कि इसके अंदर दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं। एक होता है एप्रोटिक सॉल्वेंट, उनके पहले में भी पोलर था, इसमें भी पोलर है, इसमें एप्रोटिक है, उसमें पहले क्या था, प्रोटिक था। अब इसकी मोलेकुलरिटी की बात कर लेते हैं कि हम इसे SN1 या बायोमोलिकुलर क्यों बोलते हैं। फिर जब हम इसका रेट देखते हैं तो हमने रेट मैंने बताया कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, तो हमने रेट में देखा कि रिएक्टेंट पर तो डिपेंड कर ही रहा था, साथ में किसके, न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड कर रहा था कि न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन कितनी ज्यादा है। तो न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा उतना ज्यादा रेट ज्यादा, तो ये दोनों की पावर क्या होगी, 1 1। अब आपको साइड की तो पावर 1 है, तो ये 1 ऑर्डर होना चाहिए, लेकिन ये 1 और 1 2, तो इसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा वो 2, और इसमें स्लोवर स्टेप नहीं है कोई भी, ये बहुत फास्ट स्टेप है, ये 10 raised to power -6। तो इसमें रेट डिटरमिनिंग स्टेप जो है वो बहुत फास्ट है। तो यहाँ पे जो दो मॉलिक्यूल है जो रेट डिटरमिनिंग में इसका हम कह रहे हैं कि जिसका रेट पे इफेक्ट पड़ा, तो इसलिए हम बोलेंगे बायोमोलिकुलर। बायो मतलब होता है दो, बायो साइकिल, दो टाइप वाली साइकिल। बायोमोलिकुलर रिएक्शन वो होता है जिसमें दो मॉलिक्यूल्स के ऊपर रेट डिपेंड कर रहा होता है कि दोनों की कंसंट्रेशन छेड़ेंगे तो हमारे पास रिएक्शन रेट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। उसके बाद ऑर्डर, तो ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो गया, ऑर्डर रिएक्शन है। और तीसरा है रिएक्टिविटी ऑर्डर। तो इसमें होता ये है कि अटैक जो होता है वो हमेशा बैक साइड से होता है हमेशा। इस केस के अंदर क्या होगा, देखिए जब भी OH ने अटैक करना है, ये वाला OH जो था वो इधर से अटैक करेगा, इसमें प्लस चार्ज तो बना नहीं। तो अगर पीछे एक बल्की ग्रुप लगा होगा, बल्की ग्रुप, ये चीज समझने वाली, ये मैं आपको समझा देता हूँ अच्छे तरीके से। इस फिनोमेना को हम बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। क्या बोलते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस। अच्छा, अब स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होती है, स्पेलिंग को छोड़े, स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होती है। हिंडर होता है किसी चीज को रोकना, तो एक काम कर रहा है उसको करने ना देना, उसको टांग डाल देना बीच में, हम क्या कहते हैं हिंड्रेंस। तो अगर यहाँ पर क्या हो, टर्शियरी कार्बन हो, फॉर एग्जांपल ये देखिए ये कार्बन है, इसको टर्शियरी कार्बन का मतलब ये है कि ये और ये था, ये है X ग्रुप, ये है कार्बन, ये है कार्बन, ये है कार्बन, टर्शियरी कार्बन, ठीक हो गया। अब इसका स्ट्रक्चर बेसिकली ऐसे नहीं होता है, इसका स्ट्रक्चर आपको पता है कि ऐसे होता है, ऐसे, ठीक है। तो अगर यहाँ पर X ग्रुप लगा होगा, यहाँ पे कार्बन होगा, यहाँ पे कार्बन होगा, यहाँ पे कार्बन होगा, हमें पता है कि जब SN2 रिएक्शन होना है तो अटैक यहाँ पे होना है ऑलवेज मतलब बैक साइड। बैक साइड के ऊपर वो या तो यहाँ से अटैक कर सकता है या तो यहाँ से अटैक कर सकता है। तो जितना ज्यादा बल्की ग्रुप लगा होगा यहाँ पे, जितना ज्यादा बल्की ग्रुप्स अटैच होंगे, फॉर एग्जांपल इसका मैं आपको स्ट्रक्चर खोल के दिखाऊंगा। यहाँ पे अगर CH3 भी लगा हो तो इसका कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे ऐसे CH3 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 ऐसे। तो ये टर्शियरी कार्बन है, इसमें ये एक अल्फा है, ये बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन है। अब वो कह रहा है कि अटैक कहां से होना है, अगर OH ग्रुप एक आ रहा है तो उसने अटैक करना है यहां से जाके या इधर से क्लिक करके। फिर हिंड्रेंस है ना, बीच में मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, वो उसको अटैक नहीं करने देंगे। तो जितना ज्यादा ये टर्शियरी स्ट्रक्चर है ना, फॉर एग्जांपल टर्शियरी, अगर मैं इसको सेकेंडरी करूं, यहां से एक हाइड्रोजन को करूं, रिमूव कर दूं कार्बन को, यहां पे सिर्फ हाइड्रोजन रह जाए, ये वाले हाइड्रोजन को भी मैं कर रहा हूं, ये वाले हाइड्रोजन रह जाए, ये वाले हाइड्रोजन रह जाए, यहाँ पे सिर्फ रह जाए एक हाइड्रोजन। तो यहाँ पे सिर्फ एक हाइड्रोजन है, ये एक अल्फा कार्बन है, ये दो से अटैक है, तो ये कौन सा है, सेकेंडरी बन गया, टर्शियरी न्यूट्रॉन। अब यहाँ से इसने अटैक करना है तो इजी हो गया। अब लेकिन अब ये हाइड्रोजन भी तो बीच में आ सकते हैं, यहाँ से ये वाले आ सकते हैं, तो ये भी थोड़ा सा क्या करेंगे, हिंडर करेंगे। लेकिन जैसे मैं इसको प्राइमरी करूंगा, इस हाइड्रोजन को रिमूव कर दूंगा सारा, सिर्फ एक कार्बन में लगा देता हूँ यहाँ पे, ये कोई भी नहीं लगाता, खाली हाइड्रोजन ही लगा दूं, क्योंकि हमें बताया था कि प्राइमरी वो होता है जिसमें या तो एक से या किसी से भी अटैच ना हो। अब ये अटैक करता है इसके ऊपर, तो अब देखिए हिंड्रेंस कितनी कम होगी, तो कितना इजी अटैक होगा। तो इस तरह की स्टेरिक हिंड्रेंस जो होती है वो जितनी ज्यादा रिएक्शन उतना कम या उतना डिफिकल्ट होता है। तो इसलिए मिथाइल ग्रुप सबसे जल्दी रिएक्ट करेगा, उसके बाद आएगा प्राइमरी, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद टर्शियरी,
इसमें टर्शियरी रिएक्शन क्यों सबसे स्लो होता है? क्योंकि इसमें क्या होती है, स्टेरिक हिंड्रेंस और अटैक के लिए क्या कर देता है, वो हिंडर कर देता है उसको, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल को वो हिंडर रोक देता है, उसको अटैक नहीं करने देता। रिएक्टिविटी ऑर्डर कर लिया। स्टीरियोकेमिस्ट्री की हमने बात करें कि देखें ये अगर ग्रुप लीव कर रहा है तो इसके यहाँ पे ग्रुप क्या करेगा, अटैच करेगा ऑपोजिट 180 डिग्री। फॉर एग्जांपल अगर मैं कार्बन को सेंटर लूं, यहाँ पे एक एक्स ग्रुप है, यहाँ पे एक इनकमिंग एक्स ग्रुप है, इनकमिंग वाई ग्रुप है, दोनों न्यूक्लियोफाइल है, दोनों न्यूक्लियोफाइल है। तो अगर यहाँ से ये निकल रहा है तो अटैक इधर से हो रहा है, तो बॉन्ड एंगल क्या बना, 0 डिग्री, 0 लेकिन कौन सा, पैरेलल बना लेकिन एंटी पैरेलल 180 डिग्री। कि देखिए अगर तो ये यहाँ से निकल रहा है तो यहाँ से ये क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, मतलब कि ये इस तरफ पोजीशन होगी। तो इस तरह क्या बनेगा, 100% इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनेगा। क्योंकि अगर इस केस में हम बात करें तो ये कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, Cl, हाइड्रोजन। अब यहाँ पे OH ने क्या करना है, अटैक करना है, तो OH यहाँ पे लग जाएगा, रिएक्शन में हमारे पास Cl निकल जाएगा, तो HCH और ऊपर OH आ जाएगा, नीचे H चला जाएगा। पहले न्यूक्लियोफाइल कहाँ था, डाउनवर्ड, अब न्यूक्लियोफाइल कहाँ है, अपवर्ड। तो हमारे पास क्या हुआ, इन्वर्जन। इन्वर्जन क्या होता है कि अगर 1 था तो अगर A था तो बाद में बन जाएगा 1 over A, मतलब कि उसका ऑपोजिट। तो पहले अगर ऊपर था तो नीचे, नीचे था तो ऊपर, इसका मतलब है इन्वर्टेड, 100% इन्वर्जन होगी। जितना भी प्रोडक्ट बनेगा वो सारा इन्वर्जन बनेगा, कोई भी रिटेंशन प्रोडक्ट इसमें नहीं बनेगा। अब आगे E1 और E2 को डिस्कस करते हैं, उनको आपस में कंपेयर करूंगा, फिर आप लोग खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन दे दोगे। SN1 और SN2 रिएक्शंस हमने बड़े अच्छी तरह देख लिया। अब हम देखेंगे कि E1 एलिमिनेशन कौन से रिएक्शंस होते हैं। कि अब हम E1 एलिमिनेशन को जरा खोल कर देखने लगे कि E1 एलिमिनेशन क्या होती है। तो एग्जांपल में वही एक सेम मॉलिक्यूल मैं ले रहा हूँ ताकि किसी भी तरह की कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। सर इस दफा तो मॉलिक्यूल ये था, अगली दफा मैंने मॉलिक्यूल चेंज कर दिया। तो मॉलिक्यूल सबके केस में वही है कि RCH3 और नीचे एक X ग्रुप लगा हुआ है। अब इसमें भी वही बातें हैं कि पहले क्या होगा, इसके अंदर ये आयोनाइज होगा, लीविंग ग्रुप क्या करेगा, लीव करेगा। लीविंग ग्रुप लीव करेगा तो हमारे पास बनेगा RCH3 प्लस लीविंग ग्रुप जो कि है X माइनस या लोन पेयर, और इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज है या 2 या 1 लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन का। अब बात करने लगे कि इसके आगे कैसे चलेगा। ये अब आपको स्टेप ना रिजेंबल करना स्टार्ट कर देगा कि ये स्टेप कहीं देखा देखा लगेगा। अब होगा क्या कि अब इसकी तरह मैं अगर ज्योमेट्री आपको खोल के दिखाऊं तो ये कुछ स्ट्रक्चर बनेगा इस तरह का, RCH, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, सिंगल बॉन्ड C और CH3, ठीक हो गया। अब ये इसकी ज्योमेट्री कुछ इस तरह की, क्योंकि देखिए यहाँ से एक हाइड्रोजन गया है, यहाँ से X ग्रुप गया है। अब होगा क्या, यहाँ पे अब सब्स्टिट्यूशन तो नहीं होगी, यहाँ पे क्या होगी, इलिमिनेशन के। अब इसमें से निकलेंगी चीजें, इसमें कोई चीज ऐड नहीं होगी। तो अब इसके अंदर क्या चीज हम सोच सकते हैं कि इसके अंदर से क्या चीज निकलेगी। तो देखिए इसके ऊपर ऑलरेडी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये स्टेप हमें याद है कि दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ क्या, कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन, और ये किस तरह का कार्बोकेटाइन है, अगर देखेंगे ये स्ट्रक्चर किस चीज का, ये वैसे ही सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है। ये या तो अंडर को रीअरेंजमेंट जा सकता है, ये खुद को रीअरेंजमेंट कर सकता है अगर जरूरत पड़ेगी, या फिर ये आगे रिएक्शन दे सकता है। तो 2 पॉसिबिलिटीज, अगर तो ये अपने आप को रीअरेंज करेगा तो चेंज होगी इसकी कॉन्फ़िगरेशन, अगर आपको रीअरेंज नहीं करता, ये ऐसे ही आगे रिएक्शन देता है तो फिर इसकी ऑब्वियसली कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगी। अब आगे हम क्या करना है, ये वाला कार्बन था, अब इस पे फर्दर रिएक्शन क्या होगा। अब यहाँ पे काम आता है एक किसका, रिएजेंट का, रिएजेंट। तो इस केस में भी रिएजेंट ऑब्वियसली SN1 और SN2 जैसा नहीं होगा। तो बेसिकली ये रिएक्शन सारे रिएजेंट स्पेसिफिक है, रिएजेंट और टेम्परेचर स्पेसिफिक। टेम्परेचर भी मैं भी एक्सप्लेन कर देता हूं, अभी मैं पहले जरा रिएजेंट स्पेसिफाई कर दूं। तो ये रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ कौन सी बेस, वीक बेस। ये प्रेजेंस होता है, ये रिएक्शन टेक प्लेस होता है इन द प्रेजेंस ऑफ अ वीक बेस। और वीक बेस में हम ले सकते हैं वाटर होंगे, वाटर एक वीक बेसिक भी है और एक वीक बेस भी है। तो वीक बेस में जब यहाँ पे आएगा OH ग्रुप, तो वो क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को भी क्या कर लेगा, स्नैच कर लेगा। अब जब इस हाइड्रोजन को उसने क्या किया है, स्नैच कर लिया है, तो हमारे पास अगर आप देखें तो ये वाला जो बॉन्ड होगा ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। ये जब यहाँ पे जाएगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे के जाएगा और ये यहाँ पे बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो ये कुछ बनेगा कुछ इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन, ये R ग्रुप, ये रहा C ग्रुप, ये रहा इसका हाइड्रोजन, ये रहा इसका डबल बॉन्ड, ये रहा इसका कार्बन, ये रहा इसका ये वाला हाइड्रोजन, और ये वाला ये इसका ये वाला हाइड्रोजन। तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक अल्कीन बन गया, अल्कीन। तो मैंने पहले ही बात की थी कि एलिमिनेशन, वो जो पहले मैंने सबसे पहले डायग्राम दिखाई थी,
फ्लो चार्ट सब बना के कि जिस भी तरह की इलिमिनेशन हो, वो चाहे E1 हो या चाहे E2 हो, किसकी हेलो अल्कीन या अल्काइल हैलाइड की, तो हमारे पास प्रोड्यूस होगा क्या, एक अल्कीन प्रोड्यूस होगा। फॉर एग्जांपल इस R ग्रुप की जगह अगर मैं एक लगा दूं CO, मतलब कि CH3, तो ये हमारे पास कौन सी अल्कीन बनी, जिसमें 3 कार्बन थे, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट की, तो हमारे पास बन गया 1 प्रोटीन। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर बना विद E1 एलिमिनेशन। अब इसकी जो चार चीजें हमने बतानी थी, पहले ये थी कि मोलिकुलरिटी हमने डिस्कस करनी थी, फिर हमने इसका ऑर्डर बताना था, ऑर्डर बताने के बाद इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर बताना था कि किस ऑर्डर में रिएक्ट करते हैं, स्टीरियोकेमिस्ट्री हमने देखनी है। इसकी ये सारी चीजें, ये सारी की सारी जो चीजें हैं, ये SN1 के साथ रिलेट करती हैं, जो मैं आगे आपको कंपेयर करके भी बताता हूँ। तो मोलिकुलरिटी में हम बात करेंगे कि इसमें जो रेट है हमारे पास, जो कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज के, सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये हमारे पास कौन सा बन गया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बन गया। और चूंकि एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है इन द रेट डिटरमिनिंग स्टेप, जो कि है स्लोवेस्ट स्टेप, हमें याद है कि SN1 में भी यही था, तो ये है स्लोवेस्ट स्टेप, जिसे हम कहते हैं RDS, रेट डिटरमिनिंग स्टेप। और एक फर्स्ट ऑर्डर हो गया, रेट डिटरमिनिंग स्टेप स्लो था। इसमें हमारे पास जो एक नई चीज आई है वो है इसका रिएजेंट, जो कि है बेस, लेकिन ये भी नई नहीं है, कंपेयर करूंगा तो आप देखेंगे कि कैसे ये बात बिल्कुल सेम है। और जो चौथा है वो है इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री। स्टीरियोकेमिस्ट्री में बिल्कुल देखेंगे यहाँ पे रीअरेंजमेंट का एक स्टेप पॉसिबल है, कि ये जो कार्बन का एटम है ये अपने आप को रीअरेंज, मॉलिक्यूल अपने आप को रीअरेंज कर सकता है। तो जब रीअरेंज कर सकता है, और अगर ये रीअरेंजमेंट के बाद यहाँ पे जाए, तो मैंने पहले आपको समझाया, तो ये 50% इन्वर्जन और 50% रिटेंशन का एक फार्मूला में देगा। लेकिन जिसमें जो एक जरा अपर लेवल की बात है, जो अभी आपके सिलेबस में नहीं है, वो ये है कि इन्वर्जन जो होती है वो हमेशा ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू रिटेंशन, क्योंकि ये 50-50 कभी भी नहीं होता, ये 50 से कम ज्यादा रेशो होती है। तो अब हम चलेंगे अपने E2 रिएक्शन की तरफ। ये था E1 एलिमिनेशन, और अब हम करेंगे अपना E2 एलिमिनेशन को भी डिस्कस कर लेते हैं कि वो क्या चीज है। अब आप कहेंगे कि सर ये जो रिएक्शन आपके साथ बड़े मिलजुल रहे हैं, तो हम इन्हें यूज क्यों करते हैं, तो इनका यूज भी मैं बताऊंगा। MCQs करने से पहले मैं इनका एक दफा यूज भी आपको एक दफा दिखा दूंगा कि ये यूज कहाँ होते हैं। अब हम करने लगे हैं E2 एलिमिनेशन। मॉलिक्यूल सेम है हमारे पास, RCH3X, मॉलिक्यूल बिल्कुल सेम है। अब क्या हुआ, हमने रिएक्शन करवाया, रिएक्शन क्या हुआ कि जिस तरह R और CH ग्रुप जो था वो निकला, साथ ही क्या बन गया। अब इसके जरा स्ट्रक्चर को अगर मैं आपको खोल के दिखाऊं, इधर इस चीज को मैं खोल के दिखाऊं, तो इसका कुछ स्ट्रक्चर बनेगा कुछ इस तरह का, ये CH3। तो SN1 इसका जो स्ट्रक्चर खोल के देखिए, तो SN2 रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा था कि एक न्यूक्लियोफाइल आ रहा था, दूसरा न्यूक्लियोफाइल जा रहा था। लेकिन अब इस केस में क्या होगा कि पहले ये जाने के लिए हमें याद है कि इसके बॉन्ड को पहले हम वीक करते थे। वो वीक कौन करता था, एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट जो उसको बॉन्ड को वीक करता था। लेकिन इस दफा हम क्या कर रहे हैं, पोलर सॉल्वेंट तो यूज ही नहीं कर रहे हैं, हम इसमें यूज कर रहे हैं एक स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस को हम यूज कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग बेस फॉर एग्जांपल KOH की एग्जांपल मैं दोबारा पुट करने लगा, तो KOH कुछ इस तरह आयनाइज होगा K+ और OH नेगेटिव में। तो अब होगा कुछ ऐसे कि यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग बेस थी वो इस हाइड्रोजन को क्या करेगी, अपने साथ ले जाएगी। ये जो इसका OH ग्रुप है बेसिकली, ये इसका स्ट्रॉन्ग बेसिसिटी शो करेगा, बेसिक कैरेक्टर बेसिकली OH शो करता है। तो ये क्या करेगा, OH को यहाँ से ये वाला H क्या करेगी, स्नैच करने की कोशिश करेगी, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये क्या करेगी, वेट नहीं करेगी, ये करेगी स्नैच कर लेगी। अब ये जब इसे स्नैच करेगी, तो ये जो इलेक्ट्रॉन थे इस शेयर के अंदर, पेयर के अंदर, वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे, और ये जो था बॉन्ड ये इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। अब होगा क्या कि ये लीव कर जाएगा यहाँ से, इसको यहाँ से स्नैच कर लिया जाएगा, और जो एंड में हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रहा होगा उसका जो हमारे पास स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरह होगा, RH डॉटेड X लगा हुआ है कार्बन, डॉटेड H डॉटेड OH, या फिर मैं इसको लिख रहा हूँ बेस, और ये है H, ये है H। अब ये था हमारे पास एक अल्फा कार्बन, ये है हमारे पास एक बीटा कार्बन। अब आप देख सकते हैं इस स्टेट को मैं बोलूंगा ट्रांजिशन स्टेट। इस स्टेट में बेसिकली 3 तरह के बॉन्ड बन रहे हैं। एक ये बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक हो रहा है, ये वाला बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो अब इसकी जो नेक्स्ट स्टेप जो हमारे पास बनेगा वो क्या होगा कि R, अब हमारे पास सबसे पहले क्या हुआ था, बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जा रहा है। रिप्लेसिंग मतलब कि रिमूव किया जा रहा है। तो बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन को रिमूव करना है, तो इसे हम एक और नाम भी देंगे, बीटा एलिमिनेशन का। हमें पता है कि 3 तरह की एलिमिनेशन हो सकती है, एक हो सकती है अल्फा बीटा,
एक हो सकती है अल्फा गैमा, और एक 2-3 तरह के वो भी है। तो अल्फा बीटा एलिमिनेशन में मतलब कि अल्फा और बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन का निकलना है। देखें इस अल्फा पोजीशन से क्या निकल रहा है X, बीटा पोजीशन से क्या निकल रहा है H। तो अल्फा बीटा पोजीशन में हमारे पास क्या बनेगा अल्कीन, और अल्फा गैमा पोजीशन से हमारे पास बनते हैं एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए कि साइक्लिक प्रोडक्ट्स बनते हैं हमारे पास, साइक्लोहेक्सेन या साइक्लोप्रोपेन, ब्यूटेन, इस तरह। तो इसलिए ट्रांजिशन स्टेट जब खत्म होगी जो कि बहुत छोटे टाइम के लिए बनती है, तो ये इसका कुछ स्ट्रक्चर बनेगा कुछ इस तरह। जब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर जाएगा तो ये वाला जो बॉन्ड टूट रहा है ये बेसिकली यहाँ पे शिफ्ट करेगा, और जो हमारे पास बनेगा बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन जो थे दो, बेसिकली इस पूरे बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक H की तरफ से और एक C की तरफ से। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों X, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होने की वजह से ये अपने साथ लेके जाएगा, और पीछे इसके पास कोई चार्ज नहीं बचेगा। तो ये वाले दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा, तो ये हाइड्रोजन से स्नैच करेगा, यहाँ से देखे ना, यहाँ से इसने स्नैच किया, जैसे इसने स्नैच किया तो बराबर हो गया। अब ये जो था डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पर C आ गया, यहाँ पर हाइड्रोजन आ गया, और यहाँ पर हाइड्रोजन आ गया, ये बन गया एक अल्कीन। तो ये जनरल सा ओवरव्यू था, और इसका वही सारा इस SN2 वाला ही है। अब मैं इन सबको कंपेयर करके आपको दिखाता हूँ कि इनके आपस में क्या रिलेशन है, क्यों यूज करते हैं इनकी प्रोडक्ट के बेस के ऊपर, हम किसको कौन सा मेथड कहाँ कब क्यों यूज करना है, सारे हम बात करते हैं। अब हम बढ़ने लगे हैं अपने रिएक्शन के, अपने इस टॉपिक के फाइनल स्टेप के ऊपर, फाइनल पार्ट के ऊपर, जो कि इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन मुझे लगता है कि आपको ये चीज पता होनी चाहिए। वो है कि कंपैरिजन करने लगे हम ई रिएक्शंस का विद सब्स्टिट्यूशन, मतलब कि एलिमिनेशन रिएक्शन का विद सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, मैं अब सारे रिएक्शंस बताऊंगा, उसके बाद उनको समराइज करूंगा, इकट्ठा करूंगा, फिर आपको शायद जो सारा इतना सारा बिखरा हुआ लग रहा है वो सबको आपको एक पॉइंट पे कन्वर्ज होता मिलेगा। फाइनल पार्ट हमारा है कंपैरिजन करने लगे हम SN1 और E1 में, और SN2 और E2 के अंदर रिएक्शन वही वाले सिंपल सा रिएक्शन लेके चल रहा हूँ ताकि किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन ना हो। वही पुराना मॉलिक्यूल है हमारा, वो है CH, या फिर हम लगाएंगे यहाँ पर R ग्रुप जनरलाइज लिखने के लिए, कार्बन, हाइड्रोजन, और उसके साथ है हमारे पास CH3 ग्रुप, X ग्रुप। ठीक हो गया, यही मॉलिक्यूल है हमारे पास, यही मॉलिक्यूल हम यहाँ पर भी लेंगे। अच्छा जी, अब इसमें हमारे पास पहला स्टेप हम सबको पता है कि सेम था, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें लीविंग ग्रुप क्या करेगा, लीव करेगा। अब लीविंग ग्रुप का जो ट्रेंड है वो हमारे पास कुछ इस तरह है कि लीविंग ग्रुप में सबसे ज्यादा अच्छा लीविंग ग्रुप है आयोडीन, उसके बाद है ब्रोमीन, के बाद है क्लोरीन, और एंड पे आता है फ्लोरीन। तो कोई कितनी जल्दी लीव करेगा ये डिपेंड करता है उसके साइज के ऊपर, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की साइज के ऊपर डिपेंड करती है। तो जैसे जैसे साइज बड़ा होता जाता है उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज की मैं बात नहीं कर रहा, न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या आता है, कम होता जाता है। अगर आपको न्यूक्लियर चार्ज और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में नहीं पता तो बिल्कुल एक 9th क्लास वाला कॉन्सेप्ट है, 9th क्लास की वीडियोस भी मैंने बनाई हुई है, तो उस पर आपको मिल जाएगा। यानी और साइज इंक्रीज करने से क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और ये ऑर्डर है लीविंग ग्रुप का, कि जितना अच्छा लीविंग ग्रुप कौन सा होगा, आयोडीन सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप है, उसके बाद ब्रोमीन है, क्लोरीन है, फिर फ्लोरीन। अब हमारे पास पहले स्टेप में क्या हो रहा था, ये हमारे पास पहला स्टेप था, इसमें हमने क्या लिया था, इन केस ऑफ SN1 में हमने लिया था पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया था, और इन केस ऑफ E1 में हमने लिया था वीक बेस। ठीक हो गया, अब मैं कन्वर्ट करने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। पहले स्टेप दोनों में सेम था, क्या, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, CH+ CH3+ X- या फिर लोन पेयर। तो इसे हम क्या बोलेंगे, कार्बोकेटाइन, जो कि दोनों में ही सेम है, और ये क्या है हमारे पास एक लीविंग ग्रुप। ठीक हो गया, अब जो सेकंड स्टेप था वहां पे वेरिएशन आती है कि ये आगे किस तरह रिएक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल ये कार्बोकेटाइन है, अगर ये इस तरफ जाए, फॉर एग्जांपल इसके अंदर एक नया न्यूक्लियोफाइल ऐड होने की बजाय यहाँ से एक हाइड्रोजन दूसरा वेव रिमूव करवा दीजिए। अब यहाँ पे वीक बेस में मैं क्या ले रहा हूँ, OH। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे वाटर को ऐड कर रहा हूँ। अब आप कहेंगे कि ये दोनों चीजों में खाली वाटर कैसे आ गया, तो वाटर एक वीक बेस लिए, क्योंकि वाटर जो है मैं पहले भी बता चुका हूँ, वाटर खुद को आयोनाइज करवा सकता है H+ में और OH नेगेटिव में। अगर आपको नजर आ रहा हो, नहीं आ रहा तो मैं रिमूव कर देता हूँ। अच्छा, तो नीचे कर लेते हैं थोड़ा सा कि वाटर जो है हमारे पास वो आयोनाइज कर सकता है खुद को H+ में और OH नेगेटिव में एज एन एसिड, और एज अ बेस ये H2O के अंदर एक हाइड्रोजन आयन को अपने अंदर एक्सेप्ट करके ये H3O पॉजिटिव में भी जा सकता है। तो यहाँ पर वाटर एज एन एसिड, यहाँ पर ऐसा बेस काम कर रहा है। तो वाटर क्या है, पोलर है, हमें पता है वाटर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है, ये H डेल्टा नेगेटिव, डेल पॉजिटिव, डेल पॉजिटिव। तो इसमें पोल्स बनते हैं, जिसका मतलब है ये पोलर है बिल्कुल। प्रोटिक का मतलब है ये प्रोटॉन डोनेट कर सकता है, जी हाँ, ये प्रोटॉन भी डोनेट कर सकता है। वीक बेस, जी हाँ, ये एक वीक बेस भी है। अब इसमें हमारे पास जो ऑर्डर है रिएक्टिविटी का, या जो हम एसिडिटी का ऑर्डर हम बात करें, तो सबसे ज्यादा हमारे पास ऑर्डर में अगर आपको कहीं लिख दूं
तो कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, मतलब सबसे ज्यादा एसिडिक होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद होता है फिनोल, उसके बाद होता है वाटर, उसके बाद होता है एथेनॉल या कोई भी अल्कोहल, बेसिकली एथेनॉल नहीं बोलूंगा, इन जनरल अल्कोहल बोलूंगा। अच्छा, अब ये दोनों, इसका मतलब है कि वाटर अल्कोहल भी क्या है, एसिडिक होता है, लेकिन वाटर से एक स्टेप नीचे होता है। वाटर जितना एसिडिक तो नहीं, लेकिन वाटर से कम एसिडिक होता है, लेकिन बेसिक कैरेक्टर इसका थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो इसमें हम यूज कर सकते हैं वाटर को, MeOH को और EtOH को। पहले बताया कि कंफ्यूज नहीं होना कि ये क्या चीज है। ये है मिथाइल हाइड्रोक्साइड, मेथनॉल सॉरी, और ये है एथेनॉल। अब क्या हुआ, इसकी प्रेजेंस में ये एक वीक बेस भी है। इसने क्या किया, यहाँ पे मैं एग्जांपल वाटर की एग्जांपल ले रहा हूँ। वाटर आया, इसने क्या किया, इसने इंट्रोड्यूस करवा लिया खुद को, बेसिकली OH ग्रुप वाटर ने, इस वीक बेस ने क्या किया, इधर से एक हाइड्रोजन स्नैच कर लिया। जब इधर से एक हाइड्रोजन स्नैच कर लिया तो यहाँ पे क्या बन गया, एक डबल बॉन्ड H डबल बॉन्ड CH CH2। तो ये हमारे पास बन गया डबल बॉन्ड। यहाँ पे CH लिख सकते हैं या इसको कुछ इस तरह लिख सकते हैं CH। तो ये हमारे पास बन गया डबल बॉन्ड। और अगर यहाँ से वाटर यहाँ पे एज अ बेस एक्ट करने की बजाय एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करे, बात वही है, लेकिन काइंड ऑफ केस में ना डिफरेंट है कि बेस क्या करेगी, यहाँ से स्नैच कर लेगी हाइड्रोजन को, और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इसको रिप्लेस कर देगा। किसको, इसको रिप्लेस करेगा। अब मैंने जैसे पहले बताया कि ये बॉन्ड ऑलरेडी वीक हो चुका हुआ है, ये निकल चुका हुआ है। अब यहाँ पर आने के दो चांसेस हैं कि न्यूक्लियोफाइल की तरह जब वाटर एक्ट करेगा, यहाँ पे एज अ बेस एक्ट कर रहा है वाटर, तो हमारे पास क्या बना, एक अल्कीन। लेकिन जैसे ही वाटर ने बिहेव करना शुरू किया एज अ न्यूक्लियोफाइल, और हमारे पास कौन सा रिएक्शन हो गया, यहाँ पर SN1, यहाँ पर हमारे पास रिएक्शन हुआ E1। वाटर की तरह रिएक्शन शुरू किया तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज के ऊपर हमारे पास जो स्पीशीज बन गई वो होगी CH3, और यहाँ पर वाटर अटैच हो गया कुछ इस तरह, और इस ऑक्सीजन के ऊपर आके पॉजिटिव चार्ज में, जैसे कि पहले पढ़ा चुका हूँ, मजीद एक वाटर फिर इसके अंदर आया, और उस वाटर ने यहाँ से इस वाले हाइड्रोजन को कर लिया स्नैच अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल। इसने यहाँ से इसको वाटर को स्नैच कर लिया, तो हमारे पास क्या बन गया, एक अल्कोहल, हमारे पास बन गया एक अल्कोहल। ये तो ये OH है, तो ये हमारे पास बन गया एक अल्कोहल। ठीक हो गया। अब कंपैरिजन करने लगे हैं कि एक मॉलिक्यूल, एक ही रिएजेंट, दो अलग अलग किस्म की प्रोडक्ट, तो ये क्यों, कैसे, मतलब कि इसकी थोड़ी सी लॉजिक सारा एक्सप्लेन कर दें। तो एक बात जो मैं पहले ही कंफर्म कर दूं वो ये है कि SN1 और E1 ये साइड बाय साइड चलते हैं, दोनों रिएक्शंस। कौन से, साइड बाय साइड चलते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप SN1 खाली प्रोडक्ट लें, मतलब कि डिपेंड क्या करेगा हमने कौन सा मेथड अडॉप्ट करना है, ये डिपेंड करता है किस तरह की हमें प्रोडक्ट चाहिए। अगर उसमें प्रोडक्ट में अल्कोहल चाहिए तो हमें मेजर प्रोडक्ट जो चाहिए होगा वो होगा अल्कोहल, जिसमें SN1 रिएक्शन इन्वॉल्व होगा। और अगर हमें मेजर प्रोडक्ट चाहिए अल्कीन, या हमें अल्कीन प्रोडक्ट चाहिए, तो हम कौन सा रिएक्शन करवाएंगे, E1। लेकिन दोनों रिएक्शन साइड बाय साइड होते हैं, इसका मतलब ये दोनों एट द सेम टाइम हो रहे होते हैं। डिपेंड करता है कि कंडीशंस के ऊपर, जिसकी अभी हम आगे बात करने लगे हैं। इसके अलावा इसकी कुछ प्रॉपर्टी जैसे मैंने बताया, दोनों क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है। इसके अंदर स्लोवर स्टेप के अंदर रेट रनिंग स्टेप की वजह से ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। उसके बाद ये कि हाँ, तो अब इसकी बात कर लेते हैं कि ये किन कंडीशन में ये बनेगा, किन कंडीशन में बस अल्कोहल बनेगा। तो एक बात मैं जो बता दूं, जो साइड पे कहीं लिख लें कि SN1 और SN2 जो रिएक्शन है, ये दोनों क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक होते हैं, और E1 और E2 जो होते हैं वो एंडोथर्मिक होते हैं। अब ये जो दो चीजें ना, ये देखने में बड़ी सिंपल लगेगी, ये आपको ये बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए, कि हमारे पास बहुत सारे MCAT के अंदर ऐसे, MD कैट के अंदर ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें हमें कहा जाता है कि मेजर प्रोडक्ट बताएं कौन सा होगा। तो मेजर प्रोडक्ट हमें डिटरमिन करने के लिए कंडीशन का पता होना चाहिए, ये कंडीशन कौन सी होगी। फॉर एग्जांपल E1 मैंने आपको बताया कि कौन सा है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, और SN1 कौन सा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो इसको मैं रेड से लिखूं ताकि ये प्रोमिनेंट रहे, क्योंकि यहाँ पे क्रिटिकल है टॉपिक, तो यहाँ पर इसको जरा समझ लेना चाहिए। ये है एंडो और ये है एक्सोथर्मिक। अच्छा, अब हमें पता है कि हमने थर्मोडायनामिक्स में एक टॉपिक पढ़ा था कि रेट ऑफ रिएक्शन का, टेम्परेचर का रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। अगर तो एंडोथर्मिक हो रिएक्शन, इसका मतलब है उसको हीट चाहिए, एक्सटर्नल से हीट अपने अंदर चाहिए। और अगर हम क्या करेंगे, हाई टेम्परेचर रखेंगे, टेम्परेचर हाई कर देंगे, तो वो क्या करेगा, उसको हीट जल्दी प्रोवाइड हो जाएगी, रिएक्शन रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, रेट क्या करेगा, बढ़ जाएगा। लेकिन अगर इनवर्स में एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मतलब कि वो ऑलरेडी हीट क्या कर रहा है, एक्सचेंज निकाल रहा है अपने अंदर से। और देखिए अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर 36 है, बाहर में 37 कर दूंगा, तो हीट 36 से 37 में नहीं जाएगी, 37 से 36 में आना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब है कि अगर मैं चाहता हूं कि मेरी बॉडी से हीट ज्यादा निकले, तो मुझे बाहर का टेम्परेचर लो करना पड़ेगा, ताकि हीट, क्योंकि हीट फ्लो कहां से करती है, हॉट बॉडी टू द कोल्ड बॉडी। तो इस केस में हमारे पास एक्सोथर्मिक के केस में हमें क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर लो करना पड़ेगा, ताकि इसकी क्या कर सके, रेट बढ़ सके। तो
ये कंडीशन बड़ी अच्छी है, समझने के लिए बहुत जरूरी है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं ये आपको एमसीक्यू देता हूँ कि हमें एक प्रोडक्ट बनाना है कौन सा जिसके अंदर क्या हो, अल्कोहल जो हो मेजर प्रोडक्ट हो, क्योंकि ये एडल्स दोनों साइड बाय साइड हो रहे हैं। अगर ये मिक्सचर के अंदर अल्कोहल है तो कुछ परसेंटेज किसकी होगी, अल्कीन की भी, इस अल्कीन की भी लाजमी प्रेजेंट होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि अल्कीन ही सिर्फ हो या सिर्फ अल्कोहल हो। तो अब मेजर प्रोडक्ट अगर मुझे अल्कीन बनाना अल्कोहल बनाना है तो क्या करना है, टेम्परेचर को क्या करना है, हमने लो रखना है। टेम्परेचर को लो रखने की सॉल्वेंट वगैरह सारा कुछ सेम रहेगा, लेकिन सिर्फ टेम्परेचर का इन्फ्लुएंस रहेगा। टेम्परेचर को मैंने लो रखना है तो उससे मुझे क्या ज्यादा यील्ड किसकी मिलेगी, अल्कोहल की। लेकिन अगर वाइस वर्सा में मुझे अगर टेम्परेचर ज्यादा कर दूंगा तो मेरे पास कौन सी यील्ड ज्यादा हो जाएगी, अल्कीन्स की। अब आते हैं नीचे वाले रिएक्शन के ऊपर जो कि है SN2 और E2 मैकेनिज्म। E2 मैकेनिज्म के अंदर हमने लिया रिएक्शन में सॉल्वेंट जो था वो था पोलर एंड एप्रोटिक, और ये थी SN2 के केस में, और E2 के केस में हमने बात की थी हमारे पास चाहिए होती है स्ट्रॉन्ग बेस। और इसमें हमारे पास क्या बन रहा था, एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा जो कि दोनों में ही होगा, लेकिन इन दोनों का ट्रांजिशन स्टेट क्या होगा, डिफरेंट होगा। कैसे, अगर यहाँ पर SN2 की बात की जाए तो जो हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट बनेगा वो कुछ इस तरह का होगा कि RCH के ऊपर से बॉन्ड बन रहा है OH का, नीचे से रिलीज हो रहा है X, और यहाँ पर है कार्बन, यहाँ पर है कार्बन, और ये है 3 हाइड्रोजन। इसमें से कुछ भी रिलीज नहीं हो रहा, सिर्फ जो मैकेनिज्म इन्वॉल्व है वो सिर्फ इस जगह के ऊपर है, वो क्या है, एंटी पैरेलल, कि यहाँ से आ रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है, लूज हो रहा है। लेकिन अगर यही रिएक्शन कुछ इस तरह हो जो कि है दूसरा मैकेनिज्म जो कि है E2 सॉरी, तो E2 में क्या होगा कि इस वाले हाइड्रोजन को क्या करना पड़ेगा, इन्वॉल्व होना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल ये है R, ये है CH, यहाँ पर ये वाला हाइड्रोजन, और ये वाला है H, ये वाला है बेस का, ये है हाइड्रोजन, ये है हाइड्रोजन, ये है हमारे पास O, बेसिकली यहाँ पे है ये, और यहाँ से क्या रिलीज हो रहा है X2। इसकी ट्रांजिशन स्टेट ये होगी E2 की, और SN2 की ट्रांजिशन स्टेट ये होगी। अब हमें पता है कि इन दोनों में क्या बन रहा है, 100% इन्वर्जन हो रही है, क्योंकि अटैक कौन सा हो रहा है, अपोजिट साइड से। ये बेस है जो यहाँ से स्नैच कर रही है, ये वाला अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे देगा, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देगा तो ये नीचे वाला, जैसे इसने इधर से दिया, इसने इधर से खींच लिया, इसने इधर से लिया, इधर से इसने खींच लिया, तो ये इसने रिलीज कर दिया, यहाँ से हमारे पास X निकला, और यहाँ से हमारे पास क्या निकला, बेस अपना वाटर लेके साइड पे होगी। फॉर एग्जांपल बेस ने किया, हाइड्रोजन को रिमूव करा दिया, उसके बाद इस X के साथ क्या अटैच हो गया हमारे पास, वो जो बेस का दूसरा पार्ट था। फॉर एग्जांपल हम पोटेशियम की बात की जाए तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम प्लस और OH माइनस, इसमें OH जो है वो बेसिक पार्ट है, तो यहाँ पर OH ने एज अ H को रिलीज किया, तो हमारे पास बायो प्रोडक्ट क्या बना, वाटर, और पोटेशियम इसके साथ रिलीज होगी क्या बना देगा, सॉल्ट, KX इज द सॉल्ट। ठीक हो गया, सॉल्ट। अब यहाँ पर क्या बनेगा, ये है अल्कोहल का और ये है अल्कीन का, ये आगे क्या बनेगा, इसी तरह ये रिलीज हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड बन जाएगा, ये वाला बॉन्ड रिलीज हो जाएगा कुछ इस तरह, और ये हमारे पास बन जाएगा अल्कोहल, और यहाँ पे ये वाला जो बॉन्ड है ये अंदर इन्वर्ट शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा RCH डबल बॉन्ड C और CH2, तो ये हमारे पास बन गया क्या, अल्कीन। अब आप दोनों देखें तो हमारे पास दोनों केसेस में क्या बन रही है, अल्कीन बन रही है, एक इस तरफ अल्कीन बन रही है और एक इस तरफ अल्कीन बन रही है, और यहाँ पर हमारे पास क्या बन रहा है, अल्कोहल और अल्कोहल। अब दोनों केसेस के अंदर हमारे पास सेम चीज थी कि पोलर होना चाहिए सॉल्वेंट, जी पोलर है, क्योंकि ये KOH क्या है, KOH, ये O पॉजिटिव है, इसके ऊपर नेगेटिव है, पोल्स बने हुए हैं ऑलरेडी डेवलप है। अब इसके ऊपर और आगे ऊपर नेगेटिव चार्ज है, अब पोलर है, एप्रोटिक है, इसका मतलब है प्रोटॉन डोनेट नहीं कर सकता, इसमें प्रोटॉन है ही नहीं, तो इसमें स्ट्रॉन्ग बेस है, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है KOH, इसमें हम सोडियम हाइड्रोक्साइड भी यूज कर सकते हैं। अब ये सारा जो फ्लो चार्ट था ये बेसिकली हम यूज इसलिए करते हैं ताकि हम क्या कर सके, किस तरह की प्रोडक्ट बना सकें। अभी इसमें हमारे पास जो अल्कीन बनी होगी वो होगी 50% और 50% के ऊपर, इसमें हमारे पास जो अल्कोहल बनेगा वो होगा 50% और 50% के ऊपर। अब ये 50-50 क्या चीज है, पहले बताया मैंने कि 50% रिटेंशन है और 50% इन्वर्जन है, जो कि हालांकि होती नहीं है, लेकिन आप मान लें 50% रिटेंशन है, 50% क्या है, इन्वर्जन है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये 100% क्या है, इन्वर्जन, ये वाली जो अल्कीन बनेगी ये वाली, ये भी क्या है, 100% इन्वर्जन। तो अगर तो हमें इन्वर्जन प्रोडक्ट जो है ये वो मेजर चाहिए, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है हमारे पास, एक तो ये दोनों रिएक्शन क्या हो रहा है, साइड बाय साइड हो रही है, दूसरा ये कुछ परसेंट ये कवर करेगा, कुछ परसेंट ये कवर करेगा, और इसमें क्या है, चांसेस है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे एक इन्वर्टेड प्रोडक्ट चाहिए, एक इन्वर्टेड चाहिए जिसमें मैंने मॉलिक्यूल जो ऐड किया मुझे उसका उलट चाहिए, उलट में एक अल्कीन चाहिए, उलट में एक अल्कोहल चाहिए, तो क्या हमारे पास चांसेस है, 50% चांसेस है मेरे पास इन्वर्टेड के। इसमें भी मेरे पास कितने परसेंट चांसेस है, 50% का, 50% इन्वर्टेड के चांसेस है। लेकिन
अगर तो मुझे रिटेंशन चाहिए तो इसमें रिटेंशन नहीं मिलेगी आपको, इसमें सिर्फ इन्वर्जन मिलेगी। तो अगर मुझे इन्वर्जन फेवरेबल चाहिए तो मैं इस वाले रिएक्शन के साथ जाऊंगा कि मैं किसी भी कंपाउंड का रिएक्शन किस तरह से करवाऊंगा, SN2 के साथ या E2 के साथ, ताकि मुझे एक इन्वर्जन 100% इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिले। लेकिन अगर तो मुझे रिटेंशन प्रोडक्ट चाहिए कि मुझे वही रिटेंशन, क्योंकि आपको पता है प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं, जो रिटेंशन वाली अल्कोहल होगी या जो अल्कोहल का स्ट्रक्चर जो होगा, कॉन्फ़िगरेशन होगी, वो डिफर करेगी एज कंपेयर टू इन्वर्टेड से, उसकी प्रॉपर्टीज डिफर करेगी। कई जगह पर रिटेंशन जो प्रोडक्ट है उसका यूज ज्यादा है, कई जगह पर इन्वर्टेड प्रोडक्ट का यूज ज्यादा है। तो इसीलिए हम रिएक्शन क्या करते हैं, डिपेंड करता है किस तरह की प्रोडक्ट चाहिए, उसके लिए हम क्या करते हैं, मैकेनिज्म उस तरह का सेलेक्ट करते हैं। अब ये एक बहुत ही जिसे कहते हैं मेहनत कश कोशिश थी, बहुत लंबा लेक्चर हो गया, बहुत लंबा तो नहीं, मुझे लंबा लेक्चर हो गया, लेकिन ये है कि समझ आ गया तो लाइक कर देना यार। अब उसके बाद ये सारा था टॉपिक जो था हमारा यूएचएस का टॉपिक नंबर 3। इसके रिलेटेड अगर एमसीक्यूज आपने लगता है कि सोल्व कर लेने चाहिए, क्योंकि मैं तो बैड करने ही है, तो आप जरूर सोल्व कर ले, समझ लेंगे कैसे होते हैं, उसके बाद आपका दिल है करें ना करें। अच्छा, मेरा नहीं ख्याल कि मुझे अब दोबारा बोर्ड पे जाने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं लगातार वहाँ पे बोल रहा हूँ, और कुछ एमसीक्यूज है जो मुझे लगता है कि सिर्फ अब एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत है। स्टेटमेंट है आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर SN1 and SN2 मैकेनिज्म रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू अल्काइल हैलाइड। 2 टाइप ऑफ SN रिएक्शन है, तो हमारे पास ऑप्शन ए देखें तो है, इट इज यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, इट इज बायोमोलिकुलर रिएक्शन, बिल्कुल ठीक है। बीटा ऑप्शन छोड़ दें, चार्ली ऑप्शन बिल्कुल ठीक बात है। उसमें हमारे पास है टर्शरी है, सेकेंडरी है, प्राइमरी है। उसके बाद हमारे पास जो है यहाँ पर है टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, और हमारे पास प्राइमरी है, सेकेंडरी है और टर्शरी है, बिल्कुल ठीक है। सी ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है, इट इज इन्वॉल्व 50% इन्वर्जन एंड 50% रिटेंशन और कॉन्फ़िगरेशन। अभी मैं यही समझा के हटाऊं तो बिल्कुल ऐसे ही है। डेल्टा ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक बात है। और अब जो ऑप्शन बीटा को अगर हम देखें तो जब उसने कहा ना यूनिमोलेकुलर, तो यूनिमोलेकुलर में हमें पता है कि जो SN1 रिएक्शन होता है वो उसके ऊपर 1 लिखते ही इस वजह से, क्योंकि उसमें क्या उसका ऑर्डर क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर होता है, इसलिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। और SN2 जो है उसमें 2 जो स्पीशीज है उसके रेट पे डिपेंडेंट होता है, तो इसलिए हम उसे लिखते हैं SN2 को हम फर्स्ट सेकंड ऑर्डर रिएक्शन लिखते हैं। तो ऑप्शन बीटा इज द रॉन्ग आंसर, टेक्निकली द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ड्यूरिंग द SN2 रिएक्शन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल्स रिमेन सेम डिपेंड अपॉन द कार्बन एटम गेट इन्वर्टेड। तो हमें पता है SN2 में कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 100% इन्वर्जन के साथ 100% इन्वर्जन हो जाती है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SN2 रिएक्टिविटी। तो SN2 में मैंने आपको बताया कि स्टेरिक हिंड्रेंस, जो हमने पहले कवर करके आए, ये है SN2। इसमें हमारे पास पता है कि स्टेरिक हिंड्रेंस का एक बड़ा फार्मूला होता है, मतलब एक बड़ा रोल होता है। तो सबसे जो स्ट्रॉन्गर, जो फास्टेस्ट जो रिएक्शन देगा वो होगा मिथाइल फ्री रेडिकल, मिथाइल आयन। उसके बाद हमारे पास देगा प्राइमरी, उसके बाद होगा सेकेंडरी, और सबसे स्लोवेस्ट जो देगा वो होगा टर्शरी। तो इसका उन्होंने ऑपोजिट पूछा हुआ है स्लोवेस्ट के हिसाब से। तो टर्शरी कहाँ है, टर्शरी कहाँ है, टर्शरी डेल्टा ऑप्शन अगर आप देखें तो उसमें क्या है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, तो जाने दे टिक करें से डेल्टा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद है experiments have shown that the strength of carbon halogen bond is the main factor which decides the reactivity of alkyl halide, which is the following alkyl halide is least reactive। तो लीस्ट रिएक्टिव अल्काइल हैलाइड कौन सा है, RF, क्योंकि रिएक्टिविटी किस चीज पे डिपेंड करती है। देखिए कोई भी चीज जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगी वो उतना ही कम क्या होगी, रिएक्टिव। तो RF जो है वो बड़ा बैड लिविंग ग्रुप है। अगर आप इसको प्रोटिक सॉल्वेंट में ना डालें, मतलब कि आपने इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं डाला हुआ, तो ये बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ये जल्दी नहीं टूटता होता। इसकी जो होती है ना बॉन्ड एनर्जी वो बहुत ज्यादा होती है, इसलिए ऑप्शन अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन। तो उसके बाद है हमारे पास द एवरेज बॉन्ड एनर्जी ऑफ CBr इज, तो जहां तक मुझे याद आता है 290 किलो जूल पर मोल, मतलब जाउल नहीं है, किलो जूल पर मोल। तो डेल्टा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज गुड न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज गुड लिविंग ग्रुप। तो गुड न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर क्या हो, एटलीस्ट एक लोन पेयर अच्छा हो, नेगेटिव चार्ज हो उसके ऊपर। और उसके बाद ये है कि बिकॉज बीटा जो है वो आयोडीन, अगर आप I- देखें तो वो क्या है कि एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप है, क्योंकि जहाँ अगर आप वो नहीं मैंने लिखा एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप है आयोडीन, क्योंकि ये क्या करता है, बड़ी जल्दी लीव कर देता है, और ये बड़ी अच्छी बड़ा अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी एक्ट कर सकता है, क्योंकि इसका साइज बड़ा है, तो ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। ऑप्शन बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट SN1 मैकेनिज्म रिएक्शन टू स्ट्रेंथ ऑफ अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। मैंने आपको बताया कि सिर्फ एक चीज पर रिएक्शन डिपेंड करता है। SN1 स्ट्रेंथ ऑफ अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल के ऊपर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल का डिपेंड करता है SN2 रिएक्शन के अंदर, जिसमें सिंगल मैकेनिज्म होता है। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कीन इज एन एग्जांपल ऑफ डैश रिएक्शन। तो हमें पता है बीटा एलिमिनेशन से क्या बनता है, हमारे पास अल्कीन की फॉर्मेशन होती है, जो सबसे पहले मैंने पढ़ाया था उसमें अगर आप जाएं। उसके बाद जो द फॉलोइंग अल्कोहल डज नॉट इन्वॉल्व बीटा एलिमिनेशन डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल व्हेन ट्रीटेड विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो हमारे पास सबसे पहले पता होना चाहिए कि बीटा हाइड्रोजन होगा तो ही बीटा एलिमिनेशन होगी, अगर बीटा हाइड्रोजन ही नहीं होगा तो बीटा एलिमिनेशन कहाँ से होगी। तो जो डेल्टा ऑप्शन है उसमें अगर आप देखें तो बीटा हाइड्रोजन है ही नहीं, बीटा कार्बन है, बीटा हाइड्रोजन नहीं है, तो वहां पे क्या होगा, वो एलिमिनेशन नहीं कर सकता। ऑप्शन डेल्टा इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद है हमारे पास फॉर विच मैकेनिज्म इन केस ऑफ अल्काइल फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व्ड इज द सेम। तो दोनों में एक स्टेप सेम होता है, इसमें तो सेम नहीं होता ओवरऑल, बस इसमें पहला स्टेप सेम होता है, वो है ये वाला, तो ये है SN1, तो ये है SN1 और E1 मैकेनिज्म रिएक्शंस। ऑप्शन बी अल्फा, E1 और SN1 रिएक्शन होते हैं वो सेम मैकेनिज्म, उनका पहला स्टेप सेम होता है। Alkyl halides are considered to be very reactive compounds toward nucleophiles because alkyl halide nucleophile के साथ बड़ी जल्दी रिएक्ट कर देते हैं, ये भी एक फैक्ट है। तो they have an electrophilic carbon, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन अल्फा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन होती है, उसके ऊपर चार्ज आता है क्योंकि उसके साथ एक इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज अटैच होती है। उसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक होता है, बीटा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन होता है, गुड लीविंग ग्रुप होता है। उसके बाद है हमारे पास और बहुत ही एक एक्सटेंसिव लेक्चर था, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया कि ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट 80 to 90% तो समझा सकूँ। बाकी कोई भी इल्म कंप्लीट नहीं है, कोई भी टीचर कंप्लीट नहीं है। एनी हाउ अगर आपको मेरी कोशिश अच्छी लग रही है तो किसी दोस्त वगैरह से शेयर करते हैं, सब्सक्राइबर का बड़ा रोला चल रहा है, बड़े कम जा रहे हैं। एनी हाउ शुक्र करना चाहिए, वैसे मैं शुक्र कर रहा हूँ, कोई बहुत अच्छी ऐसा नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि जल्दी आ जाएगी, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें, मेरे लिए दुआएं करते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।